हेलो बच्चों, कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे और अपने झारखंड बोर्ड इंटरमीडिएट एग्जाम क्लास 12 2026 की तैयारी बहुत बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो चलिए, आप सभी का जीपीएस एकेडमी में फिर से एक बार पुनः स्वागत है। मैं श्याम सुंदर सर, आप सभी का इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का टीचर। अभी हम लोग जैक बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए क्लास 12 इकोनॉमिक्स में मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन को पढ़ेंगे। आप लोग सभी का डिमांड था कि सर आप एक न्यूमेरिकल का स्पेशल वीडियो बनाइए वन शॉट में। तो चलिए, आप लोग का डिमांड आज पूरा हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। हम इस वीडियो में एकदम क्लास 12 इकोनॉमिक्स में सभी चैप्टर से जिस जिस चैप्टर में न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन एग्जाम में आता है, उससे प्रत्येक से एक एक क्वेश्चन को लिए हैं, उसी में सभी क्वेश्चन को डील करेंगे, पूरा समझा देंगे। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा आपका बनेगा, 100% गारंटी है। क्वेश्चन यहीं से आएगा। टोटल वीडियो को देखिए, बढ़िया से समझिए, अंतिम तक देखिए, अंतिम तक तो पूरा आपको समझ में क्लियर आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ जो क्वेश्चन लिए हैं ना, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लिए हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चन को लिए हैं, मॉडल पेपर क्वेश्चन को लिए हैं, यानी मॉडल सेट में जो क्वेश्चन दिया है वो भी लिए हैं। ठीक है, एकदम आपका सब हो जाएगा क्लियर। एकदम हम क्या बोले, एकदम अंतिम तक बने रहिए, सब हो जाएगा क्लियर। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। सवाल नंबर 1 को पढ़ते हैं। देखिए, एक में पढ़िए, सवाल नंबर 1 देखिए, निम्न तालिका से मांग की कीमत लोच ज्ञात कीजिए। ठीक है, जैक 2023 साइंस। देखिए यहाँ जो क्वेश्चन लिया है ना, तो साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स तीनों का जो एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, उन सभी क्वेश्चन को लिए हैं। इकोनॉमिक्स ना, साइंस बोलिए, कॉमर्स बोलिए, आर्ट्स बोलिए, तीनों में सेम है, सिलेबस सेम है, पढ़ना वही है, खाली एग्जाम अलग अलग होता है। पहले होगा साइंस और कॉमर्स का, बाद में होगा आर्ट्स का। एग्जाम पैटर्न वही है, सिलेबस वही है, खाली एग्जाम अलग अलग दिन में होता है। ठीक है, आर्ट्स का अलग और साइंस कॉमर्स का अलग। ठीक है, चलिए, तो क्या बोला, निम्न तालिका से मांग की कीमत लोच ज्ञात कीजिए। जैक 2023 साइंस में दिया है। ठीक है, इंग्लिश में है, फाइंड द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। ये जो टेबल दिया है, इस टेबल से प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है। देखिए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का सिंबल होता है ईडी, याद रखिए क्या होता है, ईडी। कोई कोई किताब लिखता है स्मॉल ईडी। ठीक है, स्मॉल ईडी, या तो होगा कैपिटल ईडी या तो होगा स्मॉल ईडी, तो कोई दिक्कत नहीं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ेंगे। ठीक, तो मांग की कीमत लोच निकलना है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकलना है, जो टेबल दिया तालिका, इससे निकलना है। ठीक है, तो देखिए सबको पता है। देखिए ये निकलना बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा ही आसान है। ठीक है, पढ़िए बढ़िया से। देखिए, कीमत दिया है यानी प्राइस दिया है, इधर दिया है मांग यानी डिमांड दिया है। ठीक है, देखिए प्राइस क्या दिया है, 8 और 6, मांग मतलब डिमांड क्या दिया है, 32 और 42। तो किससे बनाइएगा, देखिए इसको बोलते हैं पहला प्राइस यानी P1, इसको बोलेंगे दूसरा प्राइस यानी हो जाएगा P2, इसको बोलेंगे पहला मांग की मात्रा, पहला मांग की मात्रा यानी क्वांटिटी ऑफ डिमांड। पहला है तो क्वांटिटी 1 हो जाएगा, ये दूसरा है तो क्वांटिटी 2 हो जाएगा। ये पहला मांग, ये दूसरा मांग, ये पहला प्राइस, ये दूसरा प्राइस। ठीक, अब आते हैं फॉर्मूला में कि मांग की लोच निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, देखिए फॉर्मूला होता है ईडी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इक्वल टू होता है डेल्टा Q बाय डेल्टा P गुना P1 बाय Q1। तो P1 Q1 समझ में आ गया, पहला प्राइस, पहला मांग यानी क्वांटिटी ऑफ डिमांड पहला है, समझ में आ गया। लेकिन डेल्टा Q क्या है, डेल्टा P क्या है, देखिए समझा रहे हैं। डेल्टा Q मतलब होता है कि पहले आपका डिमांड था Q1, बाद में हुआ Q2, तो कितना का चेंज हुआ, उसी को बोलेंगे डेल्टा Q, यानी मांग में परिवर्तन। तो बोले कितना चेंज हुआ, तो चेंज निकालते हैं सेकंड माइनस फर्स्ट करके, तो सेकंड माइनस फर्स्ट कर देंगे, आपका डेल्टा Q निकल जाएगा, यानी Q2 माइनस Q1 डेल्टा Q होगा। क्लियर, बोलिए डेल्टा P कैसे निकलेगा, तो डेल्टा P भी उसी तरह निकलेगा, डेल्टा P किससे निकलेगा, तो पहला प्राइस P1, दूसरा प्राइस P2, चेंज कीजिए चेंज, तो चेंज कैसे करते हैं, सेकंड माइनस फर्स्ट। याद रखिएगा हमेशा, आपको बड़ा छोटा नहीं देखना है कि ई नहीं कि ई बड़ा है, ई छोटा है, बड़ा में छोटा घटेगा, ऐसा नहीं है। सेकंड में फर्स्ट घटेगा, चेंज होता है सेकंड माइनस फर्स्ट। पहले किया था, बाद में क्या हुआ, तो बाद वाला पहला वाला में माइनस होगा। ठीक है, चलिए क्या करेंगे, P2 माइनस P1 कर देंगे, P2 माइनस P1 कर देंगे, आपका डेल्टा P निकल जाएगा। बस यही करना है इसमें, बस ये जान गए मतलब हो गया। इसको याद रखिए, इसको, ये आपका मांग की लोच निकालने का फॉर्मूला है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है ये फॉर्मूला, यानी इसको बोलेंगे मांग में परिवर्तन, ये कीमत में परिवर्तन, ये पहला कीमत, ये पहला मांग, ये जान गए काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए इधर आते हैं, इसको मिटा देते हैं, बनाते हैं सवाल को, आराम से देखिए सब समझ में आएगा। एकदम एक बार में समझ में नहीं आएगा, 2 बार बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए क्या लिखेंगे, बोलिए दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है। ये तो क्वेश्चन है, हमको बनाना है आंसर, तो लिखेंगे दिया है, गिवन दैट, इंग्लिश में गिवन दैट। बोले क्या दिया है, तो पहला प्राइस कितना दिया है 8, पहला डिमांड यानी Q1 कितना लिखेंगे 32, दूसरा प्राइस देखिए P2 कितना दिया है 6, दूसरा डिमांड देखिए Q2 कितना दिया है Q2 42, कोई दिक्कत नहीं।
कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे हम लोग, डेल्टा पी निकालेंगे, डेल्टा पी यानी प्राइस में चेंज, सेकंड माइनस फर्स्ट बोल दिए पहले, P2 माइनस P1 करेंगे, क्या होगा बोलिए, 6 माइनस 8, 6 माइनस 8 कितना हो जाएगा, -2। A1 डेल्टा क्यू निकालेंगे, डेल्टा क्यू मतलब क्या, सेकंड माइनस फर्स्ट, तो बोलिए 42 माइनस 32, 42 माइनस 32 क्या हो जाएगा, अच्छा फिर लिखना है पहले सेकंड माइनस फर्स्ट, क्या लिखेंगे 42 माइनस 32 कितना हो जाएगा 10। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब आएंगे फॉर्मूला में, ठीक है, क्या लिखेंगे, सूत्र से लिखेंगे, सूत्र से क्या लिखेंगे बोलिए, ईडी बराबर लिखेंगे डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी गुना P1 बाय Q1। यही फॉर्मूला होता है कि मांग में परिवर्तन बटा कीमत में परिवर्तन गुना पहला कीमत बटा पहला मांग, यही होता है। चलिए वैल्यू पुट कीजिए, बोलिए डेल्टा क्यू कितना आया, देखिए डेल्टा क्यू है 10, 10 लिख देंगे। डेल्टा पी कितना है, देखिए डेल्टा पी कितना है -2 लिख देंगे, गुना P1 कितना, देखिए P1 8 है तो 8 लिख देंगे। क्या बोला Q1, देखिए कहा Q1 देखिए 32 है, लिख देंगे 32, कोई दिक्कत नहीं, एकदम कोई दिक्कत नहीं, आराम से समझिए, आराम से बोलिए 2 5 हो जाएगा 10 और 8 4 कितना हो जाएगा 32, कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1 होगा तो 5 1 हो जाएगा 5, ऊपर रहता माइनस, नीचे नहीं होता माइनस, ऊपर रहेगा, बटा क्या होगा 4 हो जाएगा, यानी 4 1 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, -5/4। इसको इस तरह नहीं छोड़ना है, क्योंकि इस तरह छोड़ देंगे तो मांग की लोच में ना वैल्यू को तुलना करना पड़ता है कि 1 से कम आया कि 1 से अधिक आया कि 1 आया, इस तरह तुलना करना पड़ेगा, 0 आया कि इन्फिनिटिव आया, तो आपको भाग देना पड़ेगा। चलिए यहाँ पर आप छोड़ नहीं सकते हैं, इसको भाग दीजिए, तो देखिए 4 है ये 5 है, तो माइनस एक बार में जाएगा 4 1 4 पॉइंट देंगे, होगा 1 0 10 4 दूनी 8, बचेगा 2 0 20 4 5 20, आपका ये आ गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक लेना है, ठीक है, -1.25 है। देखिए मांग की लोच जब निकालिएगा ना तो आपका आंसर हमेशा माइनस में आएगा, हमेशा आएगा माइनस में, क्यों, देखिए बोलिए प्राइस घट रहा है 8 से 6 घट रहा है मैंने माइनस, देखिए डिमांड बढ़ रहा है तो क्या लिखेंगे प्लस, तो इधर घटा माइनस इधर बढ़ा प्लस, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, इसलिए माइनस में आएगा। यानी समझिए लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम पढ़े, क्या पढ़े, हाइयर द प्राइस देन लोअर द डिमांड एंड लोअर द प्राइस देन हाइयर द डिमांड, यानी प्राइस और डिमांड में कैसा है, नेगेटिव रिलेशन है, ठीक है। जब कीमत बढ़ती है तो मांग कम होती है, यानी खरीदारी कम होती है बाजार में, और जब कीमत घट जाती है तो मांग ज्यादा होती है, दोनों में नेगेटिव रिलेशन है। कैसे, बढ़ रहा है घट रहा है तो प्लस माइनस, घट रहा है बढ़ रहा है, माइनस प्लस भी क्या होता है माइनस, तो माइनस हमेशा आएगा, माइनस हमेशा आएगा, हमेशा। देखिए मांग की कीमत लोच में माइनस हमेशा आएगा, लेकिन लोच का मतलब क्या होता है कि कीमत के चलते मांग में कितना मात्रा में हुआ परिवर्तन, कितना मात्रा में, तो हमको लेना है मात्रा, माइनस तो हमेशा आएगा, वो नेगेटिव संबंध है प्राइस और डिमांड के बीच, हमको लेना है सिर्फ लेना वैल्यू को, सिर्फ वैल्यू लेना, वैल्यू को, जो वैल्यू यानी मात्रा आया है, ठीक है, जो वैल्यू है, क्योंकि मांग की लोच एक मात्रात्मक कथन है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ए क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट, क्वालिटेटिव नहीं, क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है, यानी मात्रात्मक कथन है, तो लेना है मात्रा को। बोले कितना है ये, तो ईडी कितना है, 1 से अधिक है। बहुत सारा बच्चा बोलेगा सर माइनस में है तो 1 से कम ना होगा, तो बोलिए यदि ये 1 से कम होगा, यदि आप लोग बोल रहे हैं कि -1.25 1 से कम है तो -1 भी 1 से कम हो जाएगा, -0.8 तो 1 से कम है, ये है, इसको तो 1 से कम बोलिएगा ही, ये भी 1 से कम, ये भी 1 से कम, तो फिर मांग की लोच का 5 प्रकार होता है, 1 से अधिक, 1 से कम, 1 0 इन्फिनिटी। तो बोलिए यदि माइनस को देखने से आप बोल रहे हैं कि 1 से कम होगा तो -1 भी 1 से कम हो गया, -1.25 भी 1 से कम हो गया, सब 1 से कम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, माइनस आएगा ही, आपको लेना है सिर्फ वैल्यू, क्योंकि माइनस है नेगेटिव रिलेशन प्राइस और डिमांड के बीच, ठीक है, आपको सिर्फ लेना है वैल्यू को, तो वैल्यू कितना है 1.25, कितना है 1 से ज्यादा, 1 से ज्यादा आने पर यहां लिखेंगे अतः, ईडी 1 से ज्यादा, इसको बोलेंगे हम लोग सापेक्ष अतः, इसको बोलते हैं हिंदी में सापेक्ष अतः लोचदार मांग, सापेक्ष अतः लोचदार मांग, हो गया आपका आंसर, हो गया। ये लिखना है, यदि नहीं लिखते हैं इसी को लिखने में मिलेगा 1 नंबर, नहीं लिखते हैं आपका 1 नंबर कट जाएगा, 5 नंबर में आएगा तो 4 मिलेगा, 5 नहीं मिलेगा। देखिए ये तरीका है बनाने का, ये पहला कीमत दूसरा कीमत, पहला मांग दूसरा मांग लिख देना है, ठीक है। डेल्टा पी होगा कीमत में चेंज, सेकंड माइनस फर्स्ट, 6 माइनस 8 हो जाएगा -2, डेल्टा क्यू हो जाएगा आपका, डेल्टा क्यू कितना होगा Q2 माइनस Q1 यानी 42 माइनस 32 हो जाएगा आपका 10। लगाना ईडी बराबर डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी गुना P1 बाय Q1, वैल्यू को पुट कर दीजिए, आएगा -5/4 यानी -1.25, 1 से अधिक है तो सापेक्ष अतः लोचदार मांग। आप समझिए यहाँ पर, यहाँ देखिए, यानी लेना इसको है तो इसको बोलेंगे ईडी 1 से ज्यादा, इसको बोलेंगे लोचदार मांग, इंग्लिश में होगा, इंग्लिश में इलास्टिक डिमांड। देखिए ये क्या है, ये देखिए, ये देखिए 1 से कम है ना, तो देखिए इसको बोलेंगे ईडी 1 से कम, लेस देन 1, ईडी लेस देन 1, इसको बोलेंगे बेलोचदार मांग, इंग्लिश में इन इलास्टिक डिमांड। देखिए ये देखिए, ये क्या, देखिए 1 है 1, तो ये होगा ईडी बराबर 1, इसको बोलेंगे इकाई लोचदार मांग, यूनिट इलास्टिक डिमांड। याद रखिएगा माइनस को लेना नहीं है,
लेना सिर्फ वैल्यू को, क्योंकि माइनस दर्शाता है नेगेटिव रिलेशन प्राइस और डिमांड के बीच। क्लियर है? सबको ले लीजिए स्क्रीनशॉट, हम बढ़ेंगे आगे। हम अगला सवाल देखेंगे, इसी तरह का है, देखेंगे आगे। चलिए बढ़िए, देखिए सवाल नंबर 2 पढ़िए। मॉडल पेपर 2026 से लिए, इस बार जो क्वेश्चन दिया 2026 मॉडल सेट में, उससे क्वेश्चन लिए। पढ़िए, when the price of an item is Rs8 per unit, then the quantity of its demand is 500 units. When its price decreases to Rs6, its demand increases to 600 units. Calculate the elasticity of demand. ठीक है, मांग की लोच ईडी निकलना है, ईडी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकलना है। हिंदी में पढ़िए, जब किसी वस्तु की कीमत 8 रुपया प्रति इकाई है तब उसकी मांग की मात्रा 500 इकाई है। जब इसके मूल्य में 6 रुपया तक की कमी आती है तब इसकी मांग 600 इकाइयां तक बढ़ जाती है। मांग की लोच की गणना करें। ठीक है, आराम से निकाल सकते हैं। बोलिए, देखिए ये 8 है, 8 ये हो गया पहला प्राइस P1। देखिए ये है 500, ये आपका हो गया, क्या बोला है, डिमांड इज 500 यूनिट, यानी पहला डिमांड Q1 हो गया। देखिए क्या बोला है कि प्राइस डिक्रीजेज टू Rs6, यानी कीमत घटकर 6 रुपया हो जाता है, ये आपका हो गया P2। तब मांग बढ़ेगा, जब कीमत घटा है तो मांग बढ़ेगा, 600 हो गया, यानी क्या हो गया Q2। बस P1 P2 Q1 Q2 मिल गया, डेल्टा P डेल्टा Q निकालिए, लगाइए फॉर्मूला, बन जाएगा आंसर। चलिए अब बनाएंगे आंसर हम लोग। ये आपका मॉडल पेपर दिया है, मॉडल सेट में 2026 में दिया है। ठीक है, अब लिखेंगे इंग्लिश में। ठीक है, देख लीजिए इंग्लिश मीडियम वाला, गिवन दैट लिखिएगा इंग्लिश में। ठीक है, आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, गिवन दैट तो क्या दिया है, पहला प्राइस यानी P1 कितना 8। बोलिए तो Q1 कितना है, देखिए Q1 कितना है 500, यानी पहला डिमांड। आगे बढ़िए, P2 कितना है, बोलिए तो P2 हो गया 6 घटकर दाम, तो मांग बढ़ेगा, मांग कितना बढ़ गया, तो 600 इकाई तक बढ़ गया। क्लियर है? अब क्या करेंगे हम लोग, डेल्टा P निकालेंगे कैसे, तो P2 माइनस P1, सेकंड माइनस फर्स्ट, यानी 6 माइनस 8 माइनस 2 हो जाएगा। एंड डेल्टा Q कितना हो जाएगा, तो Q2 माइनस Q1, सेकंड माइनस फर्स्ट कितना होगा, बोलिए 600 माइनस 500 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब क्या लगा देंगे, सूत्र, यानी बाय फॉर्मूला। जब लिखना इंग्लिश है तो पूरा लिखिए इंग्लिश, कोई दिक्कत नहीं, बाय फॉर्मूला। ठीक है, बोलिए फॉर्मूला क्या होता है, तो ईडी बराबर डेल्टा Q बाय डेल्टा P गुना P1 बाय Q1। क्लियर है? बोलिए डेल्टा Q कितना है, देखिए डेल्टा Q कितना है 100 है, लिखिए 100। डेल्टा P कितना है, देखिए डेल्टा P -2 है, लिखिए -2 गुना कितना P1 है, देखिए P1 कितना है 8 है, तो 8 लिखिए। कितना Q1 है, देखिए Q1 देखिए 500 है, तो 500 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़िए, बोलिए 2 4 8 हो जाएगा। ठीक, 2 शून्य कट जाएगा इससे। ठीक है, तो 4 का 4 माइनस जाएगा ऊपर में, बटा क्या होगा, बोलिए 5 हो जाएगा। यहाँ पर 1 है तो 5 का 5, -4 बटा 5 आ गया ना। इसको इस तरह छोड़ना नहीं है, इस तरह छोड़ देंगे तो 1 से तुलना कैसे करेंगे, बताइए बताइए, होगा ही नहीं। चलिए इसको आगे बढ़ाइए, क्या कीजिएगा, बोलिए माइनस का माइनस। ठीक, ये 4 है 5 है, भाग नहीं जाएगा, तो 0 पॉइंट हो जाएगा 40, 8 पंचे 40, कितना गया -0.8। क्या बोले आपको, लेना किसको है, लेना सिर्फ मात्रा को है। माइनस तो प्राइस और डिमांड के बीच नेगेटिव रिलेशन है। कैसे, देखिए ये 8 है, ये 6 है, घट रहा है, क्या हो जाएगा माइनस। ये 500 600 है, बढ़ रहा है, क्या हो जाएगा प्लस। अब माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस, इसलिए माइनस आएगा ही, लेना है वैल्यू को। बोलिए 0.8 है, यानी लिखेंगे हैंस, जब इंग्लिश लिखना है तो इंग्लिश लिखिए, हैंस ईडी क्या हो जाएगा 0.8 ना, तो 1 से कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 से कम। इसको बोलेंगे इन इलास्टिक डिमांड, इंग्लिश में क्या हो जाएगा, इन इलास्टिक डिमांड हो जाएगा। बोलिए हिंदी में क्या होगा, हिंदी में होगा बेलोचदार मांग, 1 से कम बेलोचदार, 1 से अधिक लोचदार, 1 के बराबर इकाई लोचदार। क्लियर है? एकदम यदि समझ में आ रहा है तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए जिसको लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको बिठा दे रहे हैं, चलिए देख लीजिए, जिसको लेना है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एकदम पूरा आपको एक्सप्लेन कर दिए, पूरा समझा दिए कि कब क्या लिखना नहीं लिखना है। जब आएगा ना -1, तो -1 मतलब 1, यानी ईडी बराबर आपका 1, इसको बोलेंगे यूनिट इलास्टिक डिमांड। यूनिट इलास्टिक डिमांड हिंदी में क्या हो जाएगा, इकाई लोचदार मांग। क्लियर है, इकाई लोचदार मांग। बोलिए एकदम जोश के साथ पढ़िए और होश के साथ पढ़िए, एकदम टेंशन नहीं लेना है। अब आपका इकोनॉमिक्स सर आ चुका है, दुमका गोड्डा पूरा झारखंड देखिए, समझिए, पढ़िए, एग्जाम दीजिए, नंबर लाइए 90+। ठीक है, बोलते हैं ना बहुत कोई कि इकोनॉमिक्स में नंबर नहीं आता है, क्या बोला, मास्टर उस तरह नहीं है जो नंबर दिला सकता है। जो मास्टर नंबर दिला सकता है ऑटोमेटिक नंबर आ सकता है। ठीक है, मास्टर यदि बेस्ट है क्यों नंबर नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है, चलिए पढ़िए आगे, चलिए आगे देखिए सवाल नंबर 3 देखिए। 3 ये जो क्वेश्चन है ना, ये पूर्ति की लोच से है, पूर्ति की लोच से। ठीक है, यानी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई से, देखिए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई से क्वेश्चन है। तो मांग की लोच बोले चाहे पूर्ति की लोच बोले, फॉर्मूला वही है, खाली अंतर क्या है, उसमें डिमांड था मांग, इसमें होगा पूर्ति यानी सप्लाई। और क्या अंतर होगा, उसमें आंसर आता था नेगेटिव में, इसमें आएगा पॉजिटिव में, बस यही अंतर है।
क्यों पॉजिटिव में आएगा? देखिए, क्योंकि प्राइस बढ़ने से सप्लाई बढ़ता है। हम लोग पढ़े लॉ ऑफ सप्लाई पूर्ति का नियम कि हायर द प्राइस देन हायर द सप्लाई एंड लोअर द प्राइस देन लोअर द सप्लाई। प्राइस और सप्लाई में क्या होता है? पॉजिटिव संबंध। जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो दुकानदार सप्लाई बेसी करना चाहता है, लाभ बेसी होगा तो बेसी बेचने खोजेगा, और जब दाम घट जाएगा, कीमत में कमी आ जाएगी तो दुकानदार बेचना कम चाहेगा क्योंकि उसको लॉस हो जाएगा। तो दाम बढ़ने से पूर्ति बढ़ता है तो प्लस प्लस प्लस, घटने से घटता है, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। तो पूर्ति की लोच प्लस में आएगा, मांग की लोच माइनस में आएगा। बस वहां मांग है या पूर्ति है, बाकी सब चीज सेम है, बस सब चीज सेम है। ठीक है, चलिए देखिए हम लोग बनाएंगे इसको, आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पढ़िए, 10 रुपया बाजार कीमत पर एक फर्म वस्तु की 4 इकाइयों की पूर्ति करती है। बाजार कीमत बढ़कर 30 रुपया हो जाती है। फर्म की पूर्ति की कीमत लोच 1.25 है। इस बार पूर्ति की लोच दे दिया है। ठीक है, नई कीमत पर फर्म कितनी मात्रा की पूर्ति करेगी? एनसीईआरटी में दिया है। ये क्वेश्चन कहां का है? एनसीईआरटी क्वेश्चन है। पढ़िए इंग्लिश। ए फर्म सप्लाइज 4 यूनिट्स ऑफ ए गुड्स एट द मार्केट प्राइस ऑफ ₹10। द मार्केट प्राइस rises to ₹30. The firm's price elasticity of supply is 1.25. How much quantity will the firm's supply at the new price? ठीक है, क्या बोला कि जब बाजार कीमत मार्केट प्राइस 10 रुपया है तो फर्म जो है उसका सप्लाई 4 इकाई है, तो हो गया ये वाला P1, ये वाला हो गया आपका Q1, कोई दिक्कत नहीं। बाजार कीमत बढ़ करके हो जाता है 30 रुपया, ये आपका हो गया P2। ठीक है, फर्म की पूर्ति की कीमत लोच 1.25, मतलब ये आपका हो गया इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, दे दिया है। ठीक है, नई कीमत पर यानी 10 रुपया था 30 रुपया हुआ, ये जो नया कीमत हुआ, पहले 10 पुराना है 30 नया है, ये जो नया कीमत हुआ तो नई कीमत पर फर्म कितनी मात्रा की पूर्ति करेगी? यानी सेकंड क्वांटिटी नहीं दिया है। ठीक है, सेकंड जो पूर्ति है सप्लाई वो नहीं दिया है, निकाल लेंगे आराम से। उसको आप एक्स मान सकते हैं या नहीं मानिएगा तो भी बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए, यानी पहला कीमत दिया है, दूसरा कीमत दिया है, पहला पूर्ति दिया है, दूसरा पूर्ति नहीं दिया है। बोला कि जब कीमत 10 से 30 हुआ, नया कीमत 30 हुआ तो पूर्ति कितना होगा? ठीक है, और पूर्ति की लोच यानी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ES का मान दिया है 1.25। बस बनाना है, क्या लिखेंगे? बोलिए, दिया है वही लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन दैट, जो लिखना लिखिए। बोलिए दाम कितना है पहले, यानी P1 10, तो बोलिए कितना मात्रा है? तो पहला पूर्ति Q1 कितना है? 4। आगे बढ़िए, देखिए P2 कितना हो गया? तो P2 हो गया 30, 30 लिख दीजिए। Q2 कितना है? तो नया जो कीमत हुआ तो फर्म कितनी पूर्ति करेगी, यानी Q2 नहीं दिया है तो Q2 लिखेंगे क्या? X मान लेंगे, इसको हम X मान सकते हैं, नहीं मानने से भी बनेगा, मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं मानते हैं तो रखिए Q2 सिर्फ। ठीक है, बोलिए और क्या दिया? देखिए पूर्ति की कीमत लोच यानी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई दिया है, इसका मतलब कि ES का मान दिया है 1.25। इस बार ES का मान दे दिया, निकालना नहीं है, दे दिया है। चलिए आगे बढ़िए, बोलिए डेल्टा P निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा? P2 माइनस P1, क्या करेंगे? बोलिए सेकंड माइनस फर्स्ट, तो 30 माइनस 10 क्या हो जाएगा? 20। ठीक है, A1, ठीक है, क्या लिखेंगे? A1 डेल्टा Q क्या हो जाएगा? तो Q2 माइनस Q1, सेकंड माइनस फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा? बोलिए सेकंड X है, फर्स्ट 4 है तो हो जाएगा X माइनस 4, क्या हो जाएगा? X माइनस 4। ठीक है, अब आएंगे फॉर्मूला में, आइए फॉर्मूला में आइए, देखिए फॉर्मूला देखिए, यानी सूत्र से बोलिए ES बराबर क्या होता है? डेल्टा Q बटा डेल्टा P गुना P1 बटा Q1। अब यहाँ पर ED नहीं होगा, यहाँ होगा ES, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, पूर्ति की लोच। ठीक है, ED माने मांग की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहाँ देखिए, तो देखिए ES का मान दिया कितना? 1.25, लिख देंगे इसको। डेल्टा Q देखिए कितना है? देखिए डेल्टा Q कितना है? X माइनस 4 है, डेल्टा Q X माइनस 4 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। डेल्टा P देखिए, डेल्टा P कितना है? 20 है तो 20 लिख दीजिए, गुना P1 देखिए कितना? P1 देखिए, P1 देखिए 10 है, 10 लिख दीजिए। देखिए Q1 कितना है? Q1 देखिए 4 है, 4 लिख दीजिए। तो सॉल्व कीजिए, और क्या सॉल्व करना है, सॉल्व कीजिए। देखिए कैसे बनेगा, सुना सुना काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इधर देखिए 1.25, देखिए 4 दूनी कितना होगा? 8, 4 गुना 2 8 हो जाएगा, 8 को लाइए इधर तो बोलिए क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा, इधर कोना कोनी गुना होगा ना, क्या बचेगा? X माइनस 4। समझ में आया कि नहीं आया? 4 दूनी 8 को इधर ले आए, गुना हो गया। ठीक, बोलिए 8 गुना 1.25 पता है कितना होगा? 10 होगा, गुना कर लीजिएगा। 8 गुना 1.25 होगा 10 होगा, क्या हो जाएगा? बोलिए X माइनस 4। अब X कर दीजिए इधर, 4 को ले इधर तो क्या हो जाएगा? बोलिए 10 प्लस 4, तो X का मान हो जाएगा आपका 14। ठीक है, कितना हो जाएगा? 14। क्या लिख देंगे, क्या लिखेंगे? बोलिए अतः बोलिए क्या बोला है कि नई कीमत पर फर्म कितनी मात्रा की पूर्ति करेगी, मतलब नई मात्रा कितना होगा? तो नई मात्रा, बोलिए नई मात्रा कौन है? तो Q2 है नई मात्रा, तो Q2 बराबर कितना हो जाएगा? 14 इकाइयां, यानी 14 इकाइयां हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत है? जिसको दिक्कत है कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और दिक्कत नहीं है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चल देखिए, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट लेते जाइए, हम आगे बढ़ेंगे।
चलिए आगे देखिए, एकदम मांग की लोच पूर्ति की लोच का तरीका वही है, फॉर्मूला भी वही है। मांग की लोच में लिखना है यहाँ पर ईडी, पूर्ति की लोच में क्या होगा ईएस, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, दोनों का 5 प्रकार है। मांग की लोच पूर्ति की लोच दोनों का 5 प्रकार होता है, ठीक है। तरीका सेम है, हर चीज सेम है, ठीक है, फॉर्मूला भी सेम है, सब कुछ वही है। बढ़िया समझिए, देख लीजिए। चलिए देखिए सवाल नंबर देखिए 4। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन जो है, अब ये अलग चैप्टर से क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है कॉस्ट से है, लागत से, कॉस्ट यानी लागत से है। मॉडल पेपर 2026 में दिया है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन कहाँ दिया, 2026 में दिया मॉडल पेपर में। देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा, ये क्वेश्चन सेम है। पढ़िए, कैलकुलेट द टोटल फिक्स कॉस्ट, टीएफसी निकाला, टीएफसी टोटल फिक्स कॉस्ट निकाला टीएफसी, एंड द टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालना टीवीसी, टीवीसी और टीएफसी निकालना है। पढ़िए, हिंदी में कुल स्थिर लागत टीएफसी, टोटल फिक्स कॉस्ट तथा कुल परिवर्तनशील लागत टीवीसी निकालना है, ठीक है। ये जो टेबल दिया है इसे निकालना है, टीएफसी और टीवीसी निकालना है। चलिए क्या दिया देखिए, आउटपुट दिया है मतलब क्वांटिटी दिया है, और टोटल कॉस्ट मतलब टीसी दिया है, ठीक है। क्वांटिटी यानी उत्पादन की मात्रा आउटपुट दिया है, टोटल कॉस्ट यानी कुल लागत टीसी दिया है, ठीक। निकालना क्या है, टीएफसी और टीवीसी। चलिए निकालते हैं आंसर। पहले लिखेंगे इस तरह से, आउटपुट यानी क्वांटिटी, बोलिए कितना है, तो देखिए यहां पर हटाना होगा हमको ना, ताकि थोड़ा लंबा गया है, तो क्वांटिटी बोलिए कितना, 0 1 2 3 4 5 6 7, क्लियर है, 7 तक है। देखिए टोटल कॉस्ट यानी क्या, टीसी हो जाएगा, बोलिए कितना, 50 70 85 100, ठीक, 150 और क्या है 195 और क्या है 240 और क्या है 280, क्लियर है। निकालना क्या, बोलिए टीएफसी और टीवीसी, टोटल फिक्स कॉस्ट, कुल स्थिर लागत, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, कुल परिवर्तनशील लागत निकालना है, ठीक। तो देखिए लिखिए उसको, टीएफसी लिखिए और टीवीसी लिखिए, ठीक है। निकालना है, यहाँ भरना है, भर देंगे आराम से, बॉक्स कर देते हैं इसको, देखिए बॉक्स हो गया। चलिए बनाएंगे कैसे, देखिए बढ़िया समझिएगा। जब आउटपुट 0 होगा ना, यानी जब उत्पादन आप नहीं कीजिएगा, आउटपुट 0 मैंने क्या, आप उत्पादन नहीं किए हैं, आपका उत्पादन नहीं हुआ है। देखिए उत्पादन हम नहीं किए हैं, फिर भी मेरा टोटल कॉस्ट लग रहा है 50 रुपया। अच्छा बोलिए, तो हम कोचिंग 1 महीना नहीं पढ़ाएंगे, 1 महीना कोचिंग बंद रहेगा, तुम्हारा बिजली बिल नहीं आएगा, लेकिन रूम भाड़ा मालिक तो लेगा, हाँ कि ना। यानी बिजली बिल क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है, जितना बिजली यूज करेंगे, अपना फैन चलाएंगे, बल्ब चलाएंगे, डिजिटल बोर्ड चलाएंगे, उस तरह बिजली बिल आएगा। लेकिन रूम रेंट जो है वो फिक्स है, जितना भी है 4000 5000 10,000 वो फिक्स है, बढ़िया समझिएगा। यानी हम उत्पादन नहीं किए हैं, कोचिंग नहीं पढ़ा रहे हैं, फिर भी मेरा पैसा खर्चा हो रहा है। वो जो खर्चा हो रहा है ना, वो बिजली बिल नहीं लग रहा है, वो लग रहा है रूम रेंट। रूम रेंट मालिक तो मानेगा नहीं, मेरा कोचिंग 1 महीना बंद रहेगा तो मालिक रूम रेंट लेवे करेगा। इसका मतलब समझिए कि आप आउटपुट 0 है, यानी उत्पादन 0 देख रहे हैं, तो भी देखिए टोटल कॉस्ट टीसी 50 लग रहा है, इसका मतलब वो फिक्स कॉस्ट लग रहा है, वेरिएबल कॉस्ट नहीं लग रहा है, यानी परिवर्तनशील लागत नहीं लगेगा उत्पादन नहीं कीजिएगा तो। देखिए परिवर्तनशील लागत क्या होता है, लेबर लगाते हैं, कच्चा माल लगाते हैं, तो उसमें जो खर्च होता है वो घटते बढ़ते रहता है, उसको बोलेंगे परिवर्तनशील लागत, ठीक है, क्योंकि लेबर कच्चा माल कम बेसी करते रहते हैं। लेकिन मशीन का लागत, जमीन का भाड़ा, बिल्डिंग का भाड़ा, ये फिक्स रहेगा। अब उत्पादन कीजिए नहीं कीजिए, कम कीजिए अधिक कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, समझिए बढ़िया से। तो बोलिए आउटपुट 0 है, फिर भी आपका टोटल कॉस्ट 50 लग रहा है, इसका मतलब वो कौन सा कॉस्ट लग रहा है, वो लग रहा है आपका फिक्स कॉस्ट लग रहा है, फिक्स कॉस्ट। क्योंकि समझिए देखिए, टीसी बराबर होता है टीएफसी प्लस टीवीसी, यानी कुल लागत क्या होता है, कुल स्थिर लागत जोड़ कुल परिवर्तनशील लागत। आप जब आउटपुट का मान 0 देखिएगा ना, तो टीवीसी का मान 0 होगा, क्योंकि जब उत्पादन नहीं कर रहे हैं तो लेबर खर्चा, कच्चा माल खर्चा नहीं लगेगा, वेरिएबल कॉस्ट 0 होगा, लेकिन स्थिर लागत तो लगेगा, जमीन का भाड़ा, मशीन का भाड़ा तो लगेगा, टीएफसी लगेगा। तो बोलिए क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा टीसी बराबर आपका टीएफसी हो जाएगा। जब क्वांटिटी 0 हो तो टीवीसी 0 होता है, तो टीसी क्या हो जाएगा, टीएफसी, क्योंकि यहाँ पर 0 पुट करेंगे वैल्यू तो क्या बचेगा, टीसी बराबर टीएफसी, यानी जो टीसी है वही टीएफसी होगा। क्योंकि जब उत्पादन 0 होता है ना, तो खाली लगता है स्थिर लागत, ये लागत नहीं लगेगा, ये 0 हो जाएगा। और ये जहां 0 हुआ तो ये दोनों का जोड़ क्या होता है, टीसी, तो ये 0 है तो कितना होगा, बोलिए 50। अब समझिए टीएफसी हो गया 50, और टीएफसी मैंने क्या, टोटल फिक्स कॉस्ट, जो प्रत्येक लेवल में स्थिर रहेगा, उत्पादन करो नहीं करो, कम करो अधिक करो, वही लगेगा। तो बोलिए ये प्रत्येक लेवल में क्या रहेगा, बोलिए 50 50 50 50। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 2 3 4 5 हो गया, ठीक है, 50 50 50, हर बार 50 रुपया ही लगेगा, ये फिक्स कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट ये उतने लगेगा, आपको उतने लगेगा, ये फिक्स है। अब आते हैं वेरिएबल कॉस्ट में, तो बोलिए टीसी बराबर क्या होता है, टीएफसी जोड़ टीवीसी, ये आपका पहला फॉर्मूला है। सेकंड समझिए, हमको निकालना क्या, बोलिए टीवीसी निकालना है, तो कैसे करेंगे, बोलिए हमको टीवीसी चाहिए, टीवीसी क्या करेंगे, टीएफसी को ले जाएंगे इधर, क्या हो जाएगा, टीसी माइनस
टीएफसी हो जाएगा। यानी जब मेरे पास टीसी है और टीएफसी आ गया तो टीबीसी से निकालेंगे, टीसी में टीएफसी को माइनस कर देंगे, निकल जाएगा। ठीक है, माइनस करेंगे निकल जाएगा। माइनस कीजिए, 50 माइनस 50 जीरो हो गया, क्लियर। 70 माइनस 50 कितना हो जाएगा 20, 85 माइनस 50 कितना हो जाएगा 35, 100 माइनस 50 कितना हो जाएगा 50, 150 माइनस 50 कितना हो जाएगा 100, 195 माइनस 50 कितना हो जाएगा बोलिए 145, 240 माइनस 50 हो जाएगा 190, 280 माइनस 50 कितना हो जाएगा बोलिए 230 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 280 माइनस 50 हो जाएगा 230, हो गया, बंद तो गया। तो समझिए कि कहां समझना था, जब क्वांटिटी जीरो हो, आउटपुट जीरो हो, तो भी हमको लागत लग रहा है और कुल लागत टीसी होता है, टीएफसी जो टीबीसी। तो जब उत्पादन नहीं करेंगे ना, जीरो करेंगे, तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट जीरो लगेगा, लेकिन फिर भी मेरा कुल लागत लग रहा है, इसका मतलब वो फिक्स कॉस्ट है, वो स्थिर लागत लग रहा है, वह बिल्डिंग का भाड़ा, मशीन का लागत लग रहा है। समझ आ रहा है ना? ठीक है, तो जब उत्पादन नहीं करते हैं फिर मेरा कॉस्ट लग रहा है तो होता है स्थिर लागत, यानी ये वाला बराबर हो जाएगा। देख लीजिए, जब क्वांटिटी जीरो हो तो टीबीसी जीरो होता है, जब टीबीसी जीरो पुट कर देंगे तो टीसी बराबर टीएफसी हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए, जो टीसी है वही टीएफसी होगा और टीएफसी प्रत्येक लेवल पे फिक्स रहता है। टीएफसी जहां एक बार मिल गया वो फिक्स रहेगा, टीएफसी एक बार मिला तो प्रत्येक लेवल में क्या रहेगा फिक्स रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब इसको फिक्स कर देना है, फिक्स 50-50 कर देना है पूरा। अब निकालना है टीबीसी, तो टीसी बराबर टीएफसी प्लस टीबीसी, तो टीबीसी निकालेंगे, ये आ जाएगा इधर, क्या हो जाएगा माइनस, माइनस कर दीजिए, टीसी माइनस टीएफसी कर दीजिए, आ जाएगा टीबीसी, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें इसको माइनस कीजिए, आ जाएगा। ये मॉडल पेपर 2026 में दिया है, क्लियर है, देख लीजिए बढ़िया से। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर देखिए 5 को पढ़िए। यदि स्थिर लागत 20 रुपया है, स्थिर मैंने क्या, टोटल फिक्स कॉस्ट, कुल स्थिर लागत, स्थिर लागत बोले चाहे कुल स्थिर लागत बोले एक ही बात है, बार बार बोल रहे हैं, स्थिर लागत या कुल स्थिर लागत, टोटल फिक्स कॉस्ट टीएफसी हुआ। ठीक है, तो निम्नलिखित से ज्ञात करें, क्या ज्ञात करना है, ये देखिए डाटा दिया है तालिका, क्या निकालना है, कुल परिवर्तनशील लागत टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालना है और कुल लागत यानी टोटल कॉस्ट निकालना है। ठीक है, दिया क्या है, दिया उत्पादन इकाई मतलब दिया है यूनिट, और क्या दिया है सीमांत लागत मतलब मार्जिनल कॉस्ट दिया है। ठीक है, ये दिया है, निकालना है टीबीसी और टीसी। और क्या दिया है, दिया स्थिर लागत टीएफसी दिया 20 रुपया। चलिए बनाते हैं इसको, आंसर देखिए कैसे बनाएंगे। तो फिर लिखेंगे क्वांटिटी, लिखिए क्वांटिटी, लिखिए क्या है 0 1 2 3, क्लियर है। बोले और क्या दिया है, देखिए एमसी दिया है, तो एमसी को लिख दीजिए, एमसी को लिखिए। बोले क्या दिया है 0 10 15 25, क्लियर है। बोलिए क्वेश्चन कब दिया, देखिए जैक 2020 में दिया है, जैक 2020 में आर्ट्स में दिया है, आर्ट्स में। याद रखिएगा जितना भी क्वेश्चन है सब वीवीआई है, प्रीवियस है, एनसीईआरटी है, मॉडल पेपर से है, इसलिए बढ़िया से देखिए। तो लिख दिया क्वांटिटी, लिख दिया एमसी, क्लियर है। और कुछ दिया, देखिए और भी कुछ दिया है यहाँ पे, स्थिर लागत माने टीएफसी टोटल फिक्स कॉस्ट, कुल स्थिर लागत कितना 20 रुपया, तो टोटल फिक्स कॉस्ट कितना 20 रुपया। तो ये तो हर बार फिक्स रहता है, ये तो हर बार स्थिर रहेगा, ये तो हर बार फिक्स रहेगा, चाहे उत्पादन कीजिए नहीं कीजिए, कम कीजिए अधिक कीजिए, जमीन का भाड़ा मशीन का लागत उतने लगेगा, क्लियर है। चलिए अब निकालना क्या, देखिए कुल परिवर्तनशील लागत क्या निकालना है टीवीसी, और क्या निकालना है कुल लागत मतलब टीसी टोटल कॉस्ट निकालना है। ठीक है, बोले कैसे निकलेगा, देखिए जब टीवीसी निकालना हो और एमसी दिया रहे, ठीक है, तब कैसे करेंगे हम लोग, तो एमसी का जोड़ को बोलते हैं टीवीसी, याद रखिएगा। देखिए पहला फॉर्मूला क्या है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, तो जब टीवीसी निकालना हो और एमसी दिया हो एमसी, तो सिग्मा एमसी होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, याद रखिएगा। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, जब एमसी दिया हो तो सिग्मा एमसी माने एमसी को जोड़ेंगे, सिग्मा का अर्थ क्या है एमसी को जोड़ना है, तो सिग्मा एमसी कीजिए, चलिए कीजिए। तो 0 का 0, 0 और 10 10, 10 और 15 25, 25 और 25 कितना होता है 50, हो गया क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब क्या निकालना बोलिए टीसी। ठीक है, देखिए टीसी बराबर सिग्मा एमसी होता है, बट नहीं करेंगे क्योंकि जब टीसी के साथ टीबीसी दिया रहे तो टीबीसी होता है सिग्मा एमसी, याद रखिएगा। बहुत सारा बच्चा क्या करेगा, टीसी बराबर कर देगा सिग्मा एमसी, ये यहां पर नहीं होगा। जब टीसी के साथ टीबीसी रहे तो टीबीसी बराबर होगा सिग्मा एमसी, ना कि टीसी बराबर होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, ये वाला नहीं होगा, ठीक है, यही वाला होगा। तो बोलिए टीबीसी क्या होगा, सिग्मा एमसी माने एमसी का कुल जोड़, तो 0 का 0 और 10 10 और 15 25 और 25 50, क्लियर हो गया। अब क्या निकलना टीसी, तो टीसी सबको पता है क्या होता है, बोलिए टीएफसी जोड़ टीवीसी। अभी तो पढ़े टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, जोड़ दीजिए, टोटल फिक्स कॉस्ट देख लीजिए, वेरिएबल कॉस्ट देख लीजिए, जोड़िए दोनों को जोड़िए, 20 और 0 20, 20 और 10 30, 20 और 25
45 और क्या है 20 और 50 हो जाएगा आपका 70 हो गया। ठीक है 20 0 20 20 10 30 20 25 45 20 50 70 हो गया। ये दोनों फॉर्मूला का यूज होगा। फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला लिखने से आपका मार्क्स बढ़ेगा, नंबर कटेगा नहीं। आप क्या किए नहीं किए, किसको जोड़े किसको भाग दिए क्या किए कौन जानता है। तो फॉर्मूला को लिखिए, यदि फॉर्मूला नहीं लिखिएगा अपना मने मने काम कर दीजिएगा तो नहीं होगा, आपका मार्क्स कटेगा। फॉर्मूला लिखने पर आपका 1 नंबर मिलता है फॉर्मूला से, बाकी मिलेगा यहाँ से। ठीक है सारा सवाल आएगा 5 मार्क्स में, न्यूमेरिकल आता है 5 मार्क्स में, कभी कभी देता है 3 मार्क्स में। ठीक है जनरली आता है 5 मार्क्स में, कभी कभी 3 मार्क्स भी दे देता है। चलिए हो गया क्लियर। लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ेंगे। आगे देखेंगे सवाल नंबर देखेंगे 6 नंबर। देखिए 6 नंबर देखिए, निम्न तालिका से कुल आगम यानी टोटल रिवेन्यू निकालना है, सीमांत आगम मार्जिनल रिवेन्यू निकालना है एवं औसत आगम निकालना है एवरेज रिवेन्यू। ठीक है का परिकलन कीजिए। वस्तु की प्रति इकाई बाजार कीमत कितना है, प्राइस दिया कितना 10 रुपया। बोलिए कब आया है, जैक 2019 साइंस में आया है। ठीक है देख लीजिए बढ़िया से। कैलकुलेट टोटल रिवेन्यू TR, मार्जिनल रिवेन्यू MR एंड एवरेज रिवेन्यू AR फ्रॉम द फ्लोइंग टेबल। द मार्केट प्राइस पर यूनिट ऑफ द कमोडिटी यानी गुड्स इज कितना ₹10 यानी प्राइस दिया है 10। ठीक है क्या निकालना है TR MR AR। ठीक है देखिए ये तो बहुत इजी है, ये बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन सेम टू सेम आया, सेम टू सेम कब आया है, जैक 2019 साइंस कॉमर्स में आया है। ठीक है हम क्या बोले साइंस कॉमर्स और आर्ट्स से क्वेश्चन लेवे किए हैं। देखिए कैसे बनाएंगे इसको, ये बहुत ज्यादा इजी है। ये तो बेची गई मात्रा मैंने क्वांटिटी दिया है, क्वांटिटी दिया है। देखिए ये बना रहा है आंसर, ये आपका क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन में हम आंसर कर दे रहे हैं ताकि टाइम बचेगा। ठीक है आप लोग क्या कीजिएगा एग्जाम में ये बॉक्स को फिर से उतारिएगा और उस बॉक्स में एक चीज एक्स्ट्रा ऐड कीजिएगा। क्या देखिए बताते हैं, बेची गई मात्रा क्या लिखिएगा, बेची गई मात्रा मैंने क्वांटिटी, बेची गई मात्रा मैंने क्या क्वांटिटी, तो लिखिएगा Q। क्लियर है। एक चीज नया ऐड कीजिएगा इसमें आंसर में, क्या ऐड कीजिएगा देखिए प्राइस दिया कितना 10 रुपया। देखिए दिया है कि प्राइस पर यूनिट ऑफ द कमोडिटी यानी गुड्स कितना ₹10 यानी प्राइस दिया है। क्या कीजिएगा प्राइस ऐड कर दीजिएगा, इसको बोलेंगे P। क्या बोलेंगे इसको P बोलेंगे, प्राइस को ऐड कीजिएगा। ठीक है प्राइस को ऐड कर दीजिएगा, PRICE प्राइस को ऐड कर दीजिएगा। क्लियर है। चलिए अब निकालेंगे कुल आगम मैंने क्या टोटल रेवेन्यू यानी TR। तो बोलिए TR कैसे निकलता है, तो TR निकलता है कैसे, TR मैंने क्या होता है टोटल रेवेन्यू कुल आगम, यानी एक उत्पादक या फर्म अपना सभी वस्तु को बाजार में बेच के जो पैसा कमाता है कुल आय, उसी को कुल आगम बोलते हैं। तो बोलिए एक फर्म या उत्पादक अपना सब वस्तु को बाजार में बेचेगा तो जो पैसा कमाएगा वो कितना आएगा, तो एक वस्तु कितना में बेचा और कितना वस्तु बेचा गुना कर देंगे, यानी क्या करेंगे बोलिए P × Q कर देंगे। प्राइस क्या है और कितना क्वांटिटी बेच रहा है गुना कीजिए, निकलेगा कुल आगम कि कुल कितना पैसा प्राप्त कर रहा है, प्राइस इंटू क्वांटिटी। देखिए आगे क्या है, आगे है सीमांत आगम, इसको बोलेंगे MR। बोलिए MR क्या होता है, तो सीमांत आगम MR का मतलब होता है कि एक अतिरिक्त इकाई बेचने से कुल आगम TR में कितना परिवर्तन हुआ। क्या बोले, एक एक्स्ट्रा इकाई बेचने से कुल आगम TR में कितना परिवर्तन हुआ। यानी बोलिए MR क्या होता है, तो MR होता है TR में चेंज। क्या होता है, TR में चेंज। क्लियर। अब बोला औसत आगम यानी AR, एवरेज रेवेन्यू यानी AR। बोले AR क्या होता है, तो औसत मतलब होता है प्रति इकाई। औसत शब्द का अर्थ क्या है, प्रति इकाई। तो किससे निकलेगा प्रति इकाई, टोटल को नंबर से भाग दे देंगे, यानी टोटल रेवेन्यू TR को जब क्वांटिटी से भाग दे दीजिएगा तो हो जाएगा औसत। देखिए औसत आगम माने एवरेज, तो बोलिए तो कैसे निकलता है एवरेज, 10 को बच्चा का लंबाई को जोड़ देते हैं, 10 से भाग दे देते हैं तो बच्चा का लंबाई निकलता है एवरेज। तो उसी तरह यहां पर भी होगा, टोटल रेवेन्यू क्या है और कितना क्वांटिटी बेचे हैं भाग दे दीजिए, निकल जाएगा एवरेज यानी औसत। चलिए कीजिए, बोलिए कितना प्राइस है, देखिए 10 रुपया। क्या करेंगे 10 10 10 10 10 10, कोई दिक्कत नहीं। ये काम करना है आंसर में, हम क्वेश्चन में ही आंसर बना दे रहे हैं ताकि मेरा टाइम बच जाएगा। चलिए बोलिए क्या बोला है, कुल आगम यानी TR बोला है, तो क्या होगा P × Q, कुल पैसा। तो कितना प्राइस है और कितना क्वांटिटी बेचे हैं, बोलिए 10 एका 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 का पहाड़ा पढ़ना है बचपन वाला कहानी, 10 चारे 40, 10 पचे 50, 10 चौके 60। हो गया क्लियर। अब क्या बोला है MR सीमांत आगम। सीमांत आगम होता है TR में चेंज, कि एक एक्स्ट्रा बेच के कितना एक्स्ट्रा पैसा कमाए, TR में कितना चेंज हुआ। चलिए बोलिए पहले कितना बेचे हैं, एगो, तो कितना TR आया है 10, तो कहां से होगा चेंज, एगो में जब TR 10 है तो उसमें कहां चेंज होगा, तो एगो में TR 10 है तो MR भी कितना होगा 10 ना होगा। अब आगे बढ़िए, एक के बाद देखिए बच्चे हैं दूसरा, तो TR कितना हो गया 20, तो बोलिए पहले 10 था फिर हो गया 20, तो कितना चेंज हो गया
10 चेंज हो गया। समझ में आ रहा है ना? एम आर क्या है? टी आर में चेंज। तो एगो में यदि 10 टी आर है तो एगो में कहां से चेंज होगा? अकेला में चेंज होता है? नहीं होता है। तो एगो में 10 तो 10 ही रहेगा। जब दूसरा आए देखिए 20 हो गया तो 10 बढ़ गया, 10 बढ़ गया। तीसरा आए फिर 10 देखिए बढ़ गया, 10 बढ़ गया। देखिए चौथा आए फिर देखिए 10 बढ़ गया, 10 बढ़ गया। पांचवा आए 10 बढ़ गया, छठा आए 10 बढ़ गया। यानी जो टी आर में चेंज होता है वही आपका एम आर होता है। समझ आए? क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। अब आइए एवरेज में। एवरेज का मतलब ही होता है कि टोटल बटा नंबर, टी आर बटा क्यू। बोलिए टी आर है, ये वाला टी आर है, देखिए क्यू है तो इसके इससे भाग दे देना है। बोलिए 10 भागा 1 कितना होगा? 10। 20 भागा 2 कितना होगा? 10 ही होगा। 30 भागा 3 कितना होगा? 10 ही होगा। 40 भागा 4 कितना होगा? 10 ही होगा। 50 भागा 5 कितना होगा? 10 ही होगा। 60 भागा 6 कितना होगा? 10 ही होगा। हो गया आंसर। बोलिए कोई दिक्कत है? एकदम एक जरा भी दिक्कत नहीं होगा। समझिए कि कोई चीज निकलते कैसे हैं। कुल आगम मैंने बेच के कुल कितना पैसा मिला, तो एक कलम का दाम कितना है, कितना कलम बेचे हैं, गुना कर देंगे तो कुल निकल जाएगा। कुल कितना कलम से पैसा इनकम प्राप्त हुआ। क्लियर है? एकदम क्लियर होगा। क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, याद रखेगा। बोलिए एम आर है तो टी आर में चेंज होगा, तो टी आर में चेंज कर दो। 10 का 10, 10 बढ़ा, 10 बढ़ा, 10 बढ़ा, 10 बढ़ा लिख दिए। ए आर है टी आर बटा क्यू, तो इसको इस भाग दे दो। 10 भागा 1 10, 20 भागा 2 10, 30 भागा 3 10, इस तरह भाग दीजिए। लिखिए। कोई दिक्कत है? नहीं है। आगे बढ़िए। ले लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिएगा, स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। क्लियर है? देखिए चलिए आगे बढ़ेंगे। हम लोग देखेंगे सवाल नंबर 7। ठीक है, हम लोग आगे देखेंगे सवाल नंबर 7 देखेंगे। 7 पढ़िए। एक वस्तु की मांग वक्र और पूर्ति वक्र माने डिमांड दिया और सप्लाई का समीकरण दिया है। क्यू डी माने क्वांटिटी डिमांड 10 - 2p एवं क्यू एस क्वांटिटी सप्लाई 5 + 3p है। संतुलन कीमत एवं संतुलन मात्रा ज्ञात कीजिए। वीबीआई, वीबीआई के साथ ये एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है, एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है। ये वीबीआई इसीलिए है क्योंकि ये सवाल एक बार ऑब्जेक्टिव में भी दिया है। ये सवाल तो ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, लेकिन हम बता देंगे सब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव में आए चाहे सब्जेक्टिव में, आराम से बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। बोलिए इंग्लिश में है, इंग्लिश में द डिमांड एंड सप्लाई कर्व्स फॉर ए कमोडिटी मैंने गुड्स आर क्यूडी क्वांटिटी डिमांड 10 - 2p एंड क्वांटिटी सप्लाई 5 + 3p रेस्पेक्टिवली मैंने क्रमशः। फाइंड द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। बोलिए इक्विलिब्रियम प्राइस इक्विलिब्रियम क्वांटिटी निकालना है, यानी संतुलन कीमत और संतुलन मात्रा निकालना है। पहले समझिए संतुलन मतलब क्या होता है। बाजार में जब क्रेता का खरीदारी यानी डिमांड और विक्रेता का बिक्री यानी सप्लाई बराबर हो जाए तो उसको बोलेंगे संतुलन। अच्छा बोलिए तो बाजार में वस्तु का प्राइस कम बेसी क्यों होता है? जब डिमांड सप्लाई में अप डाउन होगा ना तो प्राइस भी अप डाउन करेगा। याद रखिएगा, जब डिमांड सप्लाई में अप डाउन हो तो प्राइस में भी अप डाउन होगा। ये बात याद रखिएगा। देखिए कैसे, जब किसी गुड्स का ना हम लोग डिमांड बेसी करेंगे लेकिन दुकानदार सप्लाई करना कम चाहेगा, दुकानदार बेचना कम चाहेगा, हम लोग कर देंगे भीड़, अधिक करना चाहेंगे तो फिर दुकानदार दाम ना बढ़ा देगा, दुकानदार दाम बढ़ा देगा। आगे समझिए, जब हम लोग डिमांड कम करेंगे और दुकानदार बेचना अधिक चाहेगा तो उसको अधिक बेचने के लिए दाम क्या करना होगा? घटाना होगा। यानी देख रहे हैं जब डिमांड सप्लाई में अप डाउन है, देखिए प्राइस कहीं बढ़ गया, प्राइस घट गया। अब बोलिए हम लोग जितना डिमांड कर रहे हैं दुकानदार उतने सप्लाई करना चाह रहे हैं, दोनों बराबर है, बराबर। बोलिए प्राइस क्या होगा? प्राइस ना तो बढ़ेगा ना प्राइस घटेगा, प्राइस क्या रहेगा? प्राइस आपका स्थिर रहेगा। इसी का नाम क्या है? क्या बोलता है? संतुलन कीमत। और इसी पे होगा क्या? संतुलन मात्रा। यानी जब डिमांड सप्लाई बराबर हो जाए तो उसमें जो प्राइस होगा उसको बोलेंगे स्थिर कीमत यानी संतुलन कीमत, बराबर। ठीक है, चलिए बनाते हैं। यदि ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आपका सवाल बन जाएगा। यानी इक्विलिब्रियम प्राइस या इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या होता है? जहां पर डिमांड सप्लाई बराबर हो जाए, मार्केट में खरीद बिक्री क्या हो जाए? बराबर हो जाए। मार्केट में खरीद बिक्री डिमांड सप्लाई बराबर हो जाए तो उसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम प्राइस इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। चलिए बनाते हैं। तो क्या समझ में आया? हम जानते हैं कि क्या जानता है तुम? बोलो क्या जानते हैं? कि संतुलन की स्थिति में यानी जब होगा इक्विलिब्रियम तब इंग्लिश मीडियम क्या लिखिएगा? इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, संतुलन की स्थिति। बोलिए क्या होता है? वस्तु की मांग यानी डिमांड बराबर होता है वस्तु की पूर्ति यानी सप्लाई। ठीक है, याद रखिएगा। तो क्वांटिटी डिमांड इक्वल टू क्या होगा? क्वांटिटी सप्लाई। कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए समीकरण लीजिए। बोले क्वांटिटी डिमांड कितना है? 10 - 2p, तो 10 - 2p इक्वल टू
क्वांटिटी सप्लाई कितना है 5 + 3p, तो हो जाएगा 5 + 3p, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कीजिएगा 5 को ले आइए इधर, ठीक है, क्या हो जाएगा बोलिए 10 - 5 और 2p कर दीजिए उधर, तो हो जाएगा 3p प्लस हो जाएगा 2p, माइनस जाएगा उधर हो जाएगा प्लस, प्लस आएगा इधर हो जाएगा माइनस, क्या बचेगा बोलिए 10 में गया 5, तो 5 3p + 2p कितना हो जाएगा 5p, तो बोलिए p का मान कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 5/5 यानी कितना हो जाएगा 1 हो गया। आपका इक्विलिब्रियम प्राइस 1 रुपया निकल गया। अब क्या बोला है संतुलन मात्रा निकालिए, प्राइस निकल गया, संतुलन कीमत प्राइस हो गया 1 रुपया। अब निकाला है मात्रा, तो मात्रा कैसे निकालिएगा, तो यही p का मान को यहाँ रख दीजिए या तो यहाँ रख दीजिए, दोनों में सेम आएगा। p का मान को यहाँ या तो यहाँ रखिए, निकल जाएगा क्वांटिटी। बोलिए अब समझिए, देखिए अब देखिए, अब क्या करेंगे क्वांटिटी डिमांड कितना है, तो 10 - 2p है ना, क्या करेंगे बोलिए 10 - 2 गुना p का मान कितना है 1 है, तो p का मान लिखेंगे 1, p का मान क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, तो 10 - 2 × 1 2 हो गया, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। A1 देख लीजिए क्वांटिटी सप्लाई कितना है, तो 5 + 3p, 5 + 3p, तो 5 + 3 × p का मान कितना है 1 लिख दीजिए, तो 5 + 3 × 1 3 हो जाएगा, 5 + 3 कितना हो गया 8 हो गया। देखिए दोनों में 8 आया, दोनों में 8 आएगा ही, क्योंकि इक्विलिब्रियम है, तो इक्विलिब्रियम में क्या होता है डिमांड सप्लाई बराबर होता है, तो क्वांटिटी डिमांड क्वांटिटी सप्लाई बराबर आएगा ही। अब क्या करना है, या लिख देना है थोड़ा सा नीचे, अतः संतुलन कीमत यानी प्राइस कितना 1 रुपया, और संतुलन मात्रा कितना आ गया 8 आया, तो 8 हो जाएगा यूनिट्स, 8 हो जाएगा यूनिट्स, 8 हो जाएगा रुपया। क्लियर है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, एकदम बढ़िया समझिए। संतुलन कीमत संतुलन मात्रा बोला है, तो संतुलन की स्थिति में मार्केट में क्या होता है, वस्तु की मांग बराबर वस्तु की पूर्ति होती है, डिमांड इक्वल टू सप्लाई होता है। तो ये हो गया डिमांड का समीकरण, ये हो गया सप्लाई का समीकरण, दोनों बराबर कर दीजिए, पी का मान निकल जाएगा। अब पी का मान को पुट कर दीजिए, एक बार इसमें एक बार इसमें, दोनों में सेम आ जाएगा, तो प्राइस हो गया 1, क्वांटिटी कितना हो गया देखिए 8 है 8 हो गया, संतुलन मात्रा 8 यूनिट, संतुलन कीमत 1 रुपया। क्लियर है, हो गया आंसर। आगे बढ़िए, आगे देखिए सवाल नंबर देखिए 8 को पढ़िए। देखिए 8 क्वेश्चन कहां दिया है, मॉडल सेट 2024 में दिया है, 24 में, ठीक है, मॉडल सेट 2024 में दिया है। यदि एक फर्म का उत्पादन फलन Q बराबर L माने लेबर होता है, L के पावर में 0.5 और K माने होता है कैपिटल के पावर में 0.5 है, तो श्रम यानी लेबर की 36 तथा पूंजी यानी K की माने कैपिटल की 49 इकाई के नियोजन माने प्रयोग से वस्तु की कितनी इकाई का अधिकतम उत्पादन संभव है। ठीक है, एगो उत्पादन फलन दिया है, प्रोडक्शन फंक्शन, लेबर 36 है, कैपिटल पूंजी 49 है, के प्रयोग से वस्तु की कितनी इकाई का अधिकतम उत्पादन संभव है, ये निकालना है। ठीक है, चल निकालते हैं। यानी इफ द प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ ए फर्म इज, क्वांटिटी दिया है कितना, L के पावर में 0.5, K के पावर में कितना 0.5। ठीक है, देन व्हाट विल बी द पॉसिबल मैक्सिमम आउटपुट, इसका मान निकालना है, इसको बोलेंगे आउटपुट, इसको बोलेंगे इनपुट। बोलिए फैक्ट्री में आप लेबर लगा रहे हैं, पूंजी लगा रहे हैं, तो जो फैक्ट्री में प्रवेश करता है, कौन करता है प्रवेश, पूंजी, लेबर, कच्चा माल, उठ हो गया आपका इनपुट यानी आगत, उसको बोलेंगे उत्पत्ति के साधन। क्लियर है, और जो बन के बाहर निकलेगा उसको बोलेंगे आउटपुट यानी निर्गत यानी उत्पादन की मात्रा। ठीक, यानी इधर वाला क्या है इनपुट, इधर क्या है आउटपुट, इसको फैक्ट्री के अंदर भरते हैं और ये बन के बाहर निकलता है। ठीक है, फैक्ट्री में प्रयोग होगा, ये बन के बाहर निकलेगा, ये हो गया इनपुट, ये हो गया आउटपुट। तो वही बोल रहा है द पॉसिबल मैक्सिमम आउटपुट, माने ये निकालना है, ये इनपुट है, बाय एम्प्लॉयमेंट ऑफ 36 यूनिट ऑफ लेबर एंड 49 यूनिट ऑफ कैपिटल। तो आराम से निकाल लेंगे, निकालिए। तो देखिए ये समीकरण दिया है, क्या कीजिएगा, लेबर का मान कितना पुट करना है, देखिए लेबर कितना है 36, तो 36 पुट करना है, 36 यूनिट्स पुट करना है। और बोलिए कितना कैपिटल है, कैपिटल आपका कितना है, देखिए 49 है, तो आपका 49 यानी 49 यूनिट्स पुट कर देना है, पुट कर दीजिए। ठीक है, चलिए पुट कीजिए इसमें। तो बोलिए क्वांटिटी क्या हो जाएगा, लेबर कितना है, लेबर है 36। अब बोलिए 0.5 मतलब क्या होता है, 0.5 का मतलब होता है हाफ, आधा होता है, आधा। बोलिए होता नहीं होता है, बिल्कुल होता है, कुछ नहीं तो क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा। क्या बोला कैपिटल कितना है 49, तो लिखिए 49, पावर में 0.5 है, 0.5 पावर का मतलब क्या होता है हाफ पावर होता है, हाफ पावर यानी आधा होता है। ठीक है, अब बोलिए कितना क्वांटिटी हो जाएगा 36 लिखिए। अब बोलिए हाफ पावर का अर्थ क्या होता है,
हाफ पावर का मतलब होता है वर्गमूल। क्या होता है? वर्गमूल होता है, वर्गमूल। गुना, ये क्या है? 49। हाफ पावर का अर्थ क्या होता है? वर्गमूल। अब बोले कितना हो जाएगा? 36 का 6, 49 का 7, 6 7 कितना हो जाएगा? 42 यूनिट्स आपका आउटपुट निकल गया। आंसर हो गया 42 हो जाएगा, 42 यूनिट। लिख देंगे यहाँ पर हैंड्स, लिखेंगे यहाँ पर हैंड्स लिख देंगे। क्या? मैक्सिमम, मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट, आउटपुट कितना? 42 यूनिट्स। ठीक है, हो गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं। हिंदी में क्या होगा? हिंदी में होगा ये वाला, अधिकतम उत्पादन मात्रा। ठीक है, अधिकतम संभव उत्पादन मात्रा कितना? 42 इकाई, 42 इकाइयां। ठीक है, हो गया। देखिए बहुत सारा बच्चा ना यहाँ पर थोड़ा सा अपना दिमाग लगा सकता है। तुम यदि ये तरीका अपनाएगा तो भी सही है, और यदि ये नहीं अपनाएगा, देखो तुम ये अपना सकता है। जो मैथ का स्टूडेंट है वो बहुत तरह का तरीका अपना सकता है। देखो बताते हैं, देखो यहाँ पर बढ़िया समझो। देखिए 36 मैंने क्या? 6 का स्क्वायर, और पावर में क्या है? हाफ है तो हाफ लिख दीजिए। गुना 49 मैंने क्या? 7 का स्क्वायर, गुना मैंने पावर में हाफ है तो हाफ लिख दीजिए। ठीक है, बोलिए 2 2 कट जाएगा, 2 2 कट जाएगा, क्या बचेगा? 6 की पावर में 1, 7 के पावर में 1, तो क्या हो जाएगा? 6 गुना 7 कितना हो जाएगा? 42 यूनिट्स। तो एक ही बात है, आपको जिस तरह मन कर रहा है कीजिए। ठीक है, हम भी मैथ का स्टूडेंट है, मेरा भी मैथ ऑनर्स है। ठीक है, तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है, आप जिस तरह कीजिएगा उस तरह कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। सवाल नंबर 9 है, एक फर्म 20 इकाई का उत्पादन कर रही है और इस उत्पादन के स्तर पर उसका एसी यानी एवरेज कॉस्ट एंड एबीसी यानी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्रमशः 40 रुपीज एवं 37 रुपया है। ठीक है, 37 है। फर्म का कुल स्थिर लागत मतलब टोटल फिक्स कॉस्ट ज्ञात कीजिए, ये निकलना है। ठीक है, यानी 20 इकाई उत्पादन है, क्वांटिटी 20 है। उसका एसी एवरेज कॉस्ट औसत लागत कितना है? 40, और एबीसी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट औसत परिवर्तनशील लागत कितना है? 37। फर्म का कुल स्थिर लागत मतलब टोटल फिक्स कॉस्ट निकलना है। क्लियर? देखिए इंग्लिश में है। अच्छा कब दिया है? जैक 2012 में दिया आर्ट्स में। ठीक है, जैक 2012 आर्ट्स में दिया था। पढ़िए, ए फर्म इज प्रोड्यूसिंग 20 यूनिट्स एंड एट दिस लेवल ऑफ आउटपुट इट्स एसी एंड एबीसी आर 40 and 37 rupees respectively. Find the firm's total cost, total variable cost and total fixed cost. ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन एक्चुअल में दिया है कुल स्थिर लागत निकालने के लिए। ठीक है, इन टोटल फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए दिया था एग्जाम में, लेकिन इंग्लिश में क्या टाइपिंग हो गया है? टोटल कॉस्ट निकालिए, टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालिए एंड टोटल फिक्स कॉस्ट निकालिए। चलिए हम सब निकाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दिया था कुल स्थिर लागत टीएफसी निकालने, लेकिन हम सब कुछ निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए निकालेंगे आराम से। बोलिए, एक फर्म 20 इकाई का उत्पादन कर रहा है, यानी दिया है, गिवन है। क्या दिया है? बोलिए कि क्वांटिटी कितना है? क्वांटिटी है 20 यूनिट्स। कितना है? 20 यूनिट्स। आगे चलिए, देखिए एसी और एबीसी दिया है, तो बोलिए एसी कितना है? एसी है 40 रुपीज, यानी 40 रुपीज। अब बोलिए एबीसी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कितना है? रुपीज 37 है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, फर्म का कुल स्थिर लागत मतलब टोटल फिक्स कॉस्ट निकलना है, लेकिन यहां बोल रहा है टोटल कॉस्ट निकलना है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकलना है एंड टोटल फिक्स कॉस्ट निकलना है। सब निकाल दीजिए, टोटल कॉस्ट निकलना है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकलना है, टोटल फिक्स कॉस्ट निकलना है, सब निकाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से देखिए निकल जाएगा। देखिए आपको क्वांटिटी दिया है, इकाई, उत्पादन इकाई, औसत लागत एसी दिया है, औसत परिवर्तनशील लागत एबीसी दिया है। ठीक, आपको निकालना क्या है? कुल स्थिर लागत टीएफसी निकलना है। तो देखिए टीएफसी ना डायरेक्ट नहीं निकलेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं ये जो दिया है, जो आपका वैल्यू दिया गया है, तो हम लोग जानते हैं टीसी बराबर क्या होता है? टीएफसी जोड़ टीवीसी होता है। हम लोग पढ़े हैं क्या होता है? टोटल कॉस्ट बराबर टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। होता है नहीं होता है? बिल्कुल होता है, हम लोग सबको पढ़े हैं। टीएफसी प्लस क्या होता है? टीवीसी होता है। बोलिए तो टीएफसी कैसे निकलेगा? टीएफसी निकल जाएगा, इसको ले जाएंगे इधर, तो क्या हो जाएगा? बोलिए टीसी माइनस क्या हो जाएगा? टीवीसी निकल जाएगा। लेकिन मेरे पास टीसी और टीवीसी रहेगा तब ना, टीसी टीवीसी रहेगा तब ना हम फॉर्मूला लगाएंगे, वैल्यू पुट करेंगे, हो जाएगा। तो टीसी बराबर टीएफसी प्लस टीवीसी, और टीएफसी क्या हो जाएगा? टीवीसी आ जाएगा इधर, तो टीसी माइनस टीएफसी, ये कम करना है। लेकिन मेरे पास ये चीज रहेगा तब ना करेंगे। इसका मतलब हमको ये निकालने बोले चाहे नहीं बोले, लेकिन जरूरत पड़ेगा। निकालने बोले चाहे नहीं बोले, लेकिन जरूरत पड़ेगा, आपको जरूर पड़ेगा। चलिए निकालते हैं। तो देखिए काम यही करना है। ठीक है, काम करना यही ठो। चलिए पहले निकालते हैं टीसी को और टीवीसी को, तब पुट कर देंगे, निकल जाएगा टीएफसी। बोलिए टीसी निकालना है, तो कैसे निकलेगा टीसी? देखिए हम लोग पढ़े हैं, यहाँ लिखेंगे सूत्र से, यहाँ लिखेंगे सूत्र से। बोलिए एसी बराबर क्या होता है? टीसी बटा क्यू।
एवरेज कॉस्ट निकालेंगे, टोटल कॉस्ट को क्वांटिटी से भाग देंगे, तो बोलिए टीसी क्या हो जाएगा, टीसी हो जाएगा आपका एसी इंटू क्यू, यानी एसी कितना दिया, देखिए एसी दिया कितना 40, तो 40 लिख देंगे, गुना क्वांटिटी कितना देखिए 20 लिख दीजिए, 20 कितना हो जाएगा 800 रुपया हो जाएगा। ठीक है, इसको आप आगे भी लिख सकते हैं। आगे देखिए और क्या निकलना है, क्या निकलना है आपको, टीबीसी, क्या निकलना है, टीबीसी निकलना है। देखिए जिस तरह एसी होता है ना टीसी बटा क्यू, उसी तरह होता है अगेन, मैंने फिर से लिख रहे हैं अगेन, क्या लिख रहे हैं, देखिए टीबीसी निकलना है ना, तो एबीसी होता है टीबीसी बटा क्यू। देखिए एसी क्या होता है टीसी बटा क्यू, यहाँ लगाएंगे भी, यहाँ लगा देंगे भी, देखिए एबीसी क्या हो जाएगा टीबीसी बटा क्यू। तो बोलिए टीबीसी क्या हो जाएगा, टीबीसी को निकालेंगे कोना कोनी गुना हो जाएगा, जिस तरह देखिए यहाँ पर किए एसी बराबर टीसी बटा क्यू, तो टीसी क्या हो जाएगा एसी इंटू क्यू, किया है ना, उस तरह यहाँ भी होगा, टीबीसी हो जाएगा एबीसी इंटू क्यू, तो एबीसी इंटू क्यू। बोले एबीसी कितना दिया है 37, लिख दीजिए 37, गुना कितना क्वांटिटी है 20, 20 हो जाएगा, तो बोलिए 37 दूनी 74 और एगो शून्य लग जाएगा, इतना रुपया हो जाएगा, इतना आपका रुपया हो जाएगा। ठीक है, इतना आपका रुपया हो जाएगा। क्लियर है, आपका टीसी और टीबीसी आ गया। अब यहाँ जाइए वैल्यू को पुट कर दीजिए, हो जाएगा आंसर। बोलिए टीसी कितना आया 800 और टीबीसी कितना है 740, तो कितना आ जाएगा बोलिए 60 आ जाएगा, 60 कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, हो गया आंसर आपका 60 रुपीज आपका आंसर हो जाएगा। यानी आपको बोला है कुल स्थिर लागत टीएफसी, लेकिन आपको टोटल कॉस्ट टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी बोल सकता था, वो नहीं बोला। ठीक है, आपको दिमाग लगाना होगा कि हमको जब टीएफसी चाहिए तो टीएफसी के लिए हमको टीसी और टीबीसी निकालना होगा, लेकिन निकालें तब निकला, नहीं तो आप निकाल ही नहीं सकते हैं। कैसे निकालिएगा बोलिए, डायरेक्ट करने के लिए आपको देखिए इस तरह कर सकते हैं, देखिए इस तरह आप लोग कर सकते हैं, लेकिन वो जिसका दिमाग होगा वही कर पाएगा, जिसका दिमाग होगा वही कर पाएगा, अन्यथा नहीं कर पाएगा। देखिए किस तरह कीजिएगा, देखिए वो दिखा रहे हैं आपको, टीसी बराबर क्या होता है टीएफसी जोड़ टीबीसी। क्लियर, अब देखिए निकालना क्या है टीएफसी, सो भेज देंगे इधर, तो हो जाएगा टीसी माइनस टीबीसी, होगा ना, क्या हो जाएगा टीसी माइनस टीबीसी, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए टीसी क्या होगा, देखिए यहाँ है टीसी क्या, देखिए तो एसी इंटू क्यू, तो ये आपको जानना पड़ेगा डायरेक्ट कि टीसी होता है एसी इंटू क्यू। अब बोलिए टीबीसी क्या होता है, बोलिए ये क्या है एबीसी इंटू क्यू, तो लिखिएगा क्या एबीसी इंटू क्यू। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, एसी कितना है 40, क्वांटिटी कितना है 20, ठीक है, बोलिए ये कितना है 37, कितना क्वांटिटी है 20, तो बोलिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 800, ये हो जाएगा 740, कितना आ जाएगा आपका आंसर, आपका आंसर कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। देखिए आ गया, ठीक है शॉर्ट में हो गया, लेकिन आप जानिएगा तब ना ये चीज आया कहां से, तो एवरेज कॉस्ट होता है टीसी बटा क्यू, तो टीसी क्या हो जाएगा एसी इंटू क्यू, कोना कोनी गुना हो जाएगा। बात समझे, बढ़िया समझिए। फिर होता है उसी तरह से एबीसी, जब एसी है टीसी बटा क्यू, टीबीसी क्या हो जाएगा टीबीसी बटा क्यू, यहाँ बी तो यहाँ भी लग जाएगा। उसी तरह एएफसी भी होता है, यदि बोलेगा एएफसी तो टीएफसी बटा क्यू, बात समझे, इस तरह होता है। तो आप निकालेंगे टीबीसी तो कोना कोनी गुना हो जाएगा, देखिए गुना हो गया। ये चीज आप जानते हैं तब कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो फिर आपको उसी तरह करना पड़ेगा जिस तरह हम अभी किए। हम जो किए एकदम बढ़िया समझा दिए, 1 to 1 आपको भी उसी तरह करना होगा। क्या करना होगा बोलिए, यहाँ पर कितना आया वैल्यू, कितना आया है 800 माइनस कितना आया है 740, ठीक है, कितना हो जाएगा 60 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत है बोलिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखिए सवाल नंबर देखेंगे कितना 10 को पढ़िए। एक बाजार में वस्तु का मांग फलन D बराबर 20 माइनस 2P है और उस बाजार में एक जैसे 20 उपभोक्ता हैं, तो बाजार मांग फलन क्या होगा, मॉडल पेपर से आया है। ठीक है, ये क्वेश्चन कहां से है, मॉडल पेपर से है। कौन साल से हम लिखने भुला गए होंगे, कोई साल से होगा शायद, मॉडल पेपर 2024 या 23 इस तरह कुछ होगा। तो एक बाजार में वस्तु का मांग फलन D बराबर 20 माइनस 2P है, तो मांग फलन दिया है, मांग फलन दिया है D बराबर 20 माइनस 2P, कोई दिक्कत नहीं। उस बाजार में एक जैसा 20 ठो कस्टमर है, यानी 20 को उपभोक्ता है, तो कितना उपभोक्ता है, उपभोक्ता की संख्या है, उपभोक्ता कितना है 20, कितना उपभोक्ता है आपका 20 ठो उपभोक्ता है। तो क्या बोल रहा है, बाजार मांग फलन क्या होगा, बाजार मांग फलन, तो बाजार मांग फलन क्या होता है, एक व्यक्ति का मांग फलन को जितना व्यक्ति रहेगा उतना से गुना कर दीजिए, निकल जाएगा। क्या बोले, बाजार मांग फलन क्या होता है, बाजार मांग फलन देखिए एक होता है व्यक्तिगत मांग, एक होता है बाजार मांग। व्यक्तिगत मांग मतलब होता है बाजार में कोई एक उपभोक्ता, एक क्रेता जाकर कितना वस्तु खरीदा, अपना पर्सनल, हम कितना खरीदे, आप कितना खरीदे, आप कितना खरीदे, ये व्यक्तिगत हुआ। लेकिन जितना आदमी गया टोटल मिल के कितना खरीदा उसको जोड़ दीजिए। या तो फिर एक आदमी है और सबका खरीदारी यदि सेम है, देखिए जोड़ेगा कब, गुना कब कीजिएगा, यदि सबको अलग अलग खरीदेगा तो जोड़ दीजिए। लेकिन सबको सेम खरीदा है और 20 ठो आदमी है और सबको लिया 2 किलो करके आलू, तो क्यों जोड़ेंगे, कर देंगे गुना, 20 दूनी 40 किलो आलू हो जाएगा। बढ़िया समझिएगा,
एक आदमी लिया 2 किलो, कोई लिया 3 किलो, कोई लिया 5 किलो, तो 2 और 3 5 और 5 हो गया 10। जोड़ना होगा। गुना कब कीजिएगा? जब 20 तो आदमी है और सबको सेम सेम लिया 2 किलो करके, तो क्यों जोड़ेंगे? हम कर देंगे 20 दूनी 40। यहां पर भी वही बात है, एक आदमी का ये है और 20 तो आदमी देखिए एक जैसा है, तो क्या कीजिएगा? जोड़िएगा। इसको 20 बार जोड़िएगा नहीं, 20 से गुना कर दीजिएगा। क्या कीजिएगा बोलिए? यानी क्या करेंगे? 20 माइनस जो 2p दिया है इसको 20 ठो कस्टमर से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। बोलिए कितना हो जाएगा? तो 20 20 400 माइनस 20 दूनी 40p आपका बाजार मांग फलन आंसर आ गया। हो गया, डिमांड फंक्शन जो है बाजार मांग फलन आपका आ गया। बोलिए इसी में आपका 3 नंबर है, 2 नंबर है। बोलिए इसी में कुछ नहीं करना है। एक व्यक्ति का मांग फलन को 20 ठो व्यक्ति एक जैसा उपभोक्ता है, क्या करेंगे? 20 से गुना कर देंगे। गुना कर दीजिए, हो गया 20 20 400, 20 दूनी 40p हो गया आंसर। कोई दिक्कत है? चलिए आगे बढ़िए। आगे देखिए, निम्नलिखित तालिका से कुल उपयोगिता मैंने क्या? TU टोटल यूटिलिटी एवं औसत उपयोगिता एवरेज यूटिलिटी ज्ञात कीजिए। ठीक, देखिए ये इकाई है, यानी उपभोग की इकाई, वस्तु की मात्रा। ठीक है, यह सीमांत उपयोगिता मैंने क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी MU। यह कुल उपयोगिता टोटल यूटिलिटी TU। यह है औसत उपयोगिता एवरेज यूटिलिटी AU। क्लियर है? ठीक, ये निकालना है आपको। तो इस तरह सवाल अभी हम लोग पढ़े, क्या बोलता है इसमें? देखें आगम में, देखिए रेवेन्यू में TR MR AR ना, उसी तरह यहां भी बनेगा। बोलिए क्वांटिटी दिया है और सीमांत उपयोगिता दिया है, निकालना क्या? कुल उपयोगिता और क्या निकालना? औसत उपयोगिता। तो बोलिए सीमांत उपयोगिता में क्या होता है? एक एक करके उपभोग करने से जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मिलता है उसको बोलेंगे सीमांत उपयोगिता। यानी एक तो खाएं मिला 50, दूसरा से 40, तीसरा से 30, चौथा से 20, पांचवा से 10। आप लोग सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम गॉसन का प्रथम नियम पढ़े होंगे कि किसी वस्तु की लगातार इकाई का उपभोग करने से प्रत्येक अतिरिक्त इकाई में मिलने वाली एक्स्ट्रा उपयोगिता माने सीमांत उपयोगिता लगातार घटती जाती है, इसलिए घट रही है। तो ये तो क्या है? एक एक करके जो खाने से एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मिला है वही है घटता हुआ। क्लियर है? अब निकालना क्या? कुल उपयोगिता। तो बोलिए एक एक करके जो मिला अलग अलग से, तो कुल क्या होगा? सबको जोड़ना है। यानी बोलिए TU क्या हो जाएगा? तो T हो जाएगा आपका सिग्मा MU। ठीक है, देखिए यहां लिख दे रहे हैं, देखिए यहां लिख दे रहे हैं, यहां पे देखिए, यानी TU क्या हो जाएगा? पहला फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बोलिए सिग्मा MU हो जाएगा। यानी MU का टोटल जोड़ का नाम क्या होगा? TU। याद रखिएगा, MU को जोड़िए टोटल, तो टोटल समेशन की समेशन हो जाएगा आपका TU। MU के टोटल जोड़ को टोटल समेशन को बोलते हैं TU। तो एक एक करके जो मिला उसको जोड़ दीजिए, हो जाएगा कुल उपयोगिता, आपका TU हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, जोड़िए। तो एक में है 50 तो 50 से होगा, दूसरा मिला 40, 50 40 कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तीसरा मिला 30, 90 कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। चौथा मिला 20, 120 और 20 कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा 40। पांचवा मिला 10, 140 और 10 कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। हो गया, कुल उपयोगिता हो गया। यानी सीमांत उपयोगिता के कुल जोड़ को बोलेंगे कुल उपयोगिता। सिग्मा MU क्या होता है? TU होता है। क्लियर? आप क्या बोला है? औसत। क्या बोला है? बोला औसत यानी AU बोला है। ठीक है, औसत उपयोगिता यानी औसत यानी एवरेज यूटिलिटी बोला है। बोले कैसे निकलेगा? तो फिर वही बात बार बार रिपीट हो रहा है कि AU बराबर क्या होगा? एवरेज क्या होता है कि टोटल को नंबर ऑफ क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं, यही तो करते हैं। तो टोटल ये है, क्वांटिटी ये है, डिवाइड कर दीजिए, हो गया। टोटल ये है और क्वांटिटी ये है, डिवाइड कीजिए, हो जाएगा। औसत मैंने क्या बार बार बोल रहे हैं कि 5 कलम का दाम लग गया 50 रुपया, तो बोलेगा औसत कलम औसत मूल्य निकालिए। तो 5 कलम का दाम 50, तो 50 को 5 से भाग दे देंगे, हो जाएगा औसत। औसत मैंने प्रति इकाई एगो से मिला, एगो से 5 कलम यदि 50 रुपया है तो औसत मूल्य क्या हो जाएगा? तो 50 को 5 से भाग दे देंगे 10, यानी औसत मतलब प्रति इकाई। तो प्रति इकाई मूल्य कितना होगा? 10 रुपया। 50 भागा 5 10 हो जाएगा। तो औसत मतलब टोटल को नंबर से भाग दीजिए, भाग दीजिए, ये आपका टोटल है, ये आपका नंबर है। 50 भागा 1 50, कोई दिक्कत नहीं। 90 भागा 2 45, कोई दिक्कत नहीं। 120 भागा 3 कितना होगा? 40। ठीक, 140 भागा 4 कितना होगा? 35, यानी 5 5 घट रहा है। 150 भागा 5 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 30 हो गया, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह बनेगा, चाहे औसत उत्पादन सीमांत उत्पादन कुल उत्पादन दे, चाहे औसत लागत सीमांत लागत कुल लागत दे, चाहे औसत आगम कुल आगम सीमांत आगम दे, चाहे उपयोगिता दे। यही तरीका है। देखिए तरीका यही है, सबका यही होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए देखिए आपको हम लिख दे रहे हैं फॉर्मूला, देखिए बढ़िया ध्यान दीजिएगा। देखिए याद रखिएगा, जब बोलेगा उपयोगिता ना, जब बोलेगा यूटिलिटी, यूटिलिटी बोलेगा, उपयोगिता बोलेगा, देखिए तब क्या होगा? उपयोगिता यूटिलिटी बोलने से क्या होता है? यदि निकाल रहे हैं TU,
एम यू से, तो कीजिएगा सिग्मा एम यू। ठीक है, निकाल रहे हैं एम यू, तो बोलिए जब टी यू को निकालें तो एम यू को जोड़ें, तो जब निकलेगा एम यू क्या कीजिएगा, टी यू में घटाइएगा, इन टी यू में क्या कीजिएगा, चेंज कीजिएगा। चेंज मैंने क्या, अंतर, मैंने परिवर्तन, घटा घटाओ, यहाँ पर क्या करना है, अंतर करना है, अंतर करना है। सुनिए बढ़िया से, एम यू का जोड़ टी यू है तो एम यू क्या हो जाएगा, एम यू हो जाएगा टी यू में चेंज, मैंने अंतर करेंगे, घटाएंगे। आगे समझिए, तीसरा है आपका ए यू, बोलिए ए यू क्या हो जाएगा, तो टोटल को नंबर ऑफ क्वांटिटी से भाग देना है, हो तो गया, यही तो करना है बस। जब यहां से बोलेगा निकालिए टी यू, तब क्या करेंगे बोलिए, तो कोना कोनी गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा ए यू इंटू क्यू। यही सिस्टम चलता है उत्पादन में, लागत में, आगम में, सेम टू सेम। ठीक है, जब बोलेगा रिवेन्यू, जब बोलेगा ना आगम बोलेगा रिवेन्यू, तब यहां आर कर देंगे, आर कर देंगे, आर कर देंगे, आर कर देंगे, आर 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 आर, माने यूटिलिटी उपयोगिता चेंज हो जाएगा, आगम यानी रिवेन्यू हो जाएगा। जब बोलेगा कॉस्ट, बोलेगा लागत, यानी यहां पर सी कर देंगे, सी कर देंगे, सी 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 कर देंगे, हो जाएगा कॉस्ट यानी लागत हो जाएगा। जब बोलेगा प्रोडक्शन, जब बोलेगा प्रोडक्शन यानी उत्पादन, बोलेगा उत्पादन, तो यहां पर पी 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 यानी जहां लिखे यू नहीं, यू लिखे यू और पी कर देंगे, पी माने प्रोडक्शन हो जाएगा। सबका कॉन्सेप्ट एक ही है, फॉर्मूला भी एक ही है, तरीका भी एक ही है, कहीं से भी क्वेश्चन आए आराम से बनेगा, 100% गारंटी है बनेगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 12 से। सवाल नंबर 12 क्या पढ़िए, देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, एक वस्तु की बाजार कीमत ₹5 से बढ़कर ₹20 हो जाती है, जिसके फलस्वरूप फर्म की पूर्ति की मात्रा 15 इकाई बढ़ जाती है। यदि पूर्ति की कीमत लोच 0.5 है तो फर्म का प्रारंभिक तथा अंतिम पूर्ति स्तर ज्ञात कीजिए। कब दिया है, जैक 2025 कंपार्टमेंटल एग्जाम में दिया है, यानी पिछला साल 2025 में जो कंपार्टमेंटल एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, एकदम हुबहू क्वेश्चन यही था। देखिए इंग्लिश में क्या है, द मार्केट प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इंक्रीजेज, माने बढ़ता है, फ्रॉम ₹5 to ₹20, एज ए रिजल्ट ऑफ विच द क्वांटिटी सप्लाइड बाय द फर्म इंक्रीजेज बाय 15 यूनिट्स। इफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज 0.5, फाइंड द फर्म्स इनिशियल एंड फाइनल लेवल्स ऑफ सप्लाई। देखिए इस सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देकर सुनिएगा बढ़िया से। क्या बोलता है पढ़िए, एक वस्तु की बाजार कीमत ₹5 से बढ़कर ₹20 हो जाती है, यानी ये क्या है, ये आपका पहला प्राइस है, इनिशियल प्राइस P1 हो जाएगा, ये आपका दूसरा प्राइस है 20 यानी कितना P2 हो जाएगा, जिसके फलस्वरूप फर्म की पूर्ति की मात्रा 15 इकाई बढ़ जाती है। देखिए इस तरह सवाल हम लोग पीछे पढ़े हैं, एकदम सेम दिया है, लेकिन करना क्या है, इसमें कुछ नया है उसको देखना है। ठीक है, तो पहले कीमत 5 है P1, बाद में 20 हुआ P2, जिसके फलस्वरूप फर्म की पूर्ति की मात्रा 15 इकाई बढ़ जाती है। अच्छा बोलिए तो ये क्या है, ये पहला पूर्ति है कि दूसरा पूर्ति है, Q1 है कि Q2 है, कुछ नहीं है, Q1 भी नहीं है और Q2 भी नहीं है, Q1 और Q2 में अंतर है, ठीक, कितना वृद्धि हुआ है, बढ़िया से पढ़िए। जिसके फलस्वरूप फर्म की पूर्ति की मात्रा 15 इकाई बढ़ जाती है। ये तो नहीं बोला है कि पहले 15 था, ये तो नहीं बोला है कि बाद में 15 हुआ, बोल रहा है 15 इकाई बढ़ जाती है, यानी पहले जो होगा उसमें 15 इकाई बढ़ के दूसरा हो जाएगा। बात समझे, देखिए आगे पढ़िए। आगे, यदि पूर्ति की कीमत लॉस 0.5 है, सबको पता है, ये दिया है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ये आपका ES दिया है, ES क्या दिया है आपका, ये ES दिया है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 0.5 दे दिया है पूर्ति की लोच। फर्म का प्रारंभिक तथा अंतिम पूर्ति स्तर ज्ञात कीजिए, यानी फाइनल और इनिशियल लेवल्स ऑफ सप्लाई निकालना है। बोलिए जब प्रारंभिक और अंतिम निकालना है, यानी पहला पूर्ति Q1 दूसरा पूर्ति Q2 जब निकालना है, तो फिर ये Q1 नहीं दिया है, ये Q2 नहीं दिया है, ये दोनों के बीच का डिफरेंस दिया है। बात को समझिए, बहुत सारा बच्चा क्या करेगा, P1 P2 मान देगा Q1, बोलेगा Q2 निकालना है, हो जाएगा गलती। ऐसे नहीं है, बात को समझिए। जब आपको बोला है अंतिम में फर्म का प्रारंभिक तथा अंतिम पूर्ति स्तर ज्ञात कीजिए, यानी पहला वाला Q1 दूसरा वाला Q2 जब निकालना है, तो जब Q1 Q2 निकालना है तो फिर क्यों देगा, जब किसी को निकालने बोलेगा तो कैसे देगा वो, इसको तो निकालना है, मतलब ये दोनों नहीं दिया है तो क्या दिया है, 15 इकाई बढ़ जाती है, मतलब ई जितना होगा उसमें 15 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा। बात समझिए, ठीक है। चलिए तो कैसे बनाएंगे, तो दिया है, क्या दिया है बोलिए, क्या दिया है, पहला प्राइस यानी P1 कितना 5, दूसरा प्राइस P2 कितना 20 यानी 20, तो बोलिए प्राइस में चेंज कितना हो जाएगा, तो सेकेंड माइनस फर्स्ट तो हो जाएगा 20 माइनस 5 यानी कितना 15 हो जाएगा। एकदम उसी तरह बनाना है जो हम लोग पीछे क्वेश्चन पढ़े हैं 3-4 नंबर में, एकदम उसी तरह बनाना है, ठीक है। देखिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई दोनों सेम होता है, तरीका वही है,
खाली वहां पर होता है मांग की लोच में ईडी, पूर्ति की लोच में ईएस। ठीक है, चलिए तो पहला प्राइस P1, दूसरा 20, डेल्टा पी यानी चेंज कर देना है 20 माइनस 5, सेकंड माइनस फर्स्ट। देखिए ये नहीं कि बड़ा में छोटा, बड़ा में छोटा नहीं, सेकंड में जो भी रहेगा उसको फर्स्ट में माइनस करना है, चाहे बड़ा रहे चाहे छोटा रहे। ठीक है, चलिए क्या हो जाएगा 20 माइनस 5 यानी 15 हो गया। क्लियर? अब समझिए, बोल रहा है फर्म की पूर्ति की मात्रा 15 इकाई बढ़ जाती है, तो हमको क्लियर नहीं हो रहा है कि जो पहला है कि दूसरा है, वो क्लियर नहीं हो रहा है। आगे पढ़ेंगे। यदि पूर्ति की कीमत लो 0.5 है, मतलब ईएस का मान दिया है 0.5, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 0.5 दिया है। आगे पढ़िए, फर्म का प्रारंभिक तथा अंतिम पूर्ति स्तर ज्ञात कीजिए। पहला भी निकलना है और दूसरा भी निकलना है। पिछले का सवालों में क्या था, या तो बोल रहा था दूसरा प्राइस निकालिए या दूसरा सप्लाई निकालिए, एगो था एगो, इसमें पहला दूसरा दोनों निकलना है। तब क्या करेंगे, तब मानेंगे, माना Q1 यदि x होगा तब Q2 कितना होगा, बोलिए x प्लस 15 होगा, क्योंकि 15 बढ़ जाता है। बात को समझिए, जब दाम 5 से 20 हुआ तो पूर्ति 15 इकाई बढ़ गया, मतलब सप्लाई 15 इकाई इंक्रीज कर गया। तो पहले जो होगा वो हमको पता नहीं है, निकालना है, तो मान लेंगे x। तो बोलिए सेकंड क्या होगा, पहला जितना है उसमें 15 बढ़ जाएगा, ये तो बोला है 15 इकाई बढ़ जाता है, यानी पहले x है तो बाद में x प्लस 15 हो जाएगा। क्लियर है? बोलिए अब बोलिए डेल्टा Q कितना हो जाएगा, डेल्टा Q बोलिए, डेल्टा Q कितना होगा, बोलिए डेल्टा Q हो जाएगा आपका कि Q2 माइनस Q1, सेकंड माइनस फर्स्ट, बोलिए कितना हो जाएगा, तो x प्लस 15 माइनस x, x कट जाएगा, क्या बचेगा आपका 15। अब क्या लगा देंगे, फॉर्मूला, डेल्टा P डेल्टा Q निकाल लिए, लगा देंगे फॉर्मूला, लगा दीजिए सूत्र से, लगाइए सूत्र से। बोलिए क्या होता है सूत्र, ES बराबर डेल्टा Q बटा डेल्टा P गुना P1 बटा Q1, एकदम मान किलोच पूर्ति किलोच का सेम फॉर्मूला है। चलिए ED ES सेम है, बोलिए कितना दिया है, ES देखिए 0.5 दिया है ES, तो 0.5 हो गया। डेल्टा Q देखिए, डेल्टा Q कितना आया है, 15 आया है, तो 15 हो गया। डेल्टा P देखिए, डेल्टा P भी 15 है, तो लिख देंगे 15 गुना कितना P1 देखिए, P1 देखिए, देखिए P1 5 है, बोल रहा है Q1 कहाँ गया, Q1 देखिए, Q1 देखिए X है, Q1 X है, 15 15 कट गया। अब क्या कीजिएगा, देखिए बढ़िया से, अब कोना कोनी गुना कर दीजिए, वज्र गुणन, तो क्या होगा 0.5 इंटू एक्स, तो हो जाएगा 0.5x बराबर क्या हो जाएगा 5 होगा ना। देखिए 0.5 इंटू एक्स हो जाएगा 0.5x बराबर क्या बचेगा, यहाँ पर 1 है तो 5 का 5 हो जाएगा। बोलिए x का मान कैसे निकालेंगे, तो हो जाएगा 5 बटा 0.5 भाग लग जाएगा, इसको उड़ाइए पॉइंट, तो क्या आ जाएगा 10, 5 5 कैंसिल, तो x का मान कितना आ गया आपका 10 आ गया। ठीक है, कितना आ गया x का मान 10 आ गया। अब क्या लिख देंगे हम लोग, लिख देंगे अतः, क्या लिखेंगे अतः, बोलिए Q1 कितना आ गया, तो Q1 मतलब क्या, x और x कितना है 10, तो आपका 10 इकाई हो गया Q1, यानी ये आपका प्रारंभिक पूर्ति हो गया। ये क्या हो गया आपका प्रारंभिक पूर्ति स्तर हो गया, प्रारंभिक हो गया। अब बोलिए तथा Q2 कितना है, बोलिए Q2 कितना है, x प्लस 15, तो x 10 है, तो 10 प्लस 15 कितना हो जाएगा आपका 25 इकाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा 25 इकाई, ये आपका अंतिम वाला हो गया, ये आपका अंतिम पूर्ति हो गया। क्लियर है, हो गया, आराम से देख लीजिए बढ़िया से। कहीं दिक्कत है तो कमेंट कीजिएगा, दिक्कत नहीं होगा। आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को, मांग किलोच पूर्ति किलोच को एक समान समझिए। ठीक है, सेम तरीका सेम रूल, हर चीज सेम करना है, खाली यहां पर चेंज करना है, ईएस का जगह ईडी कर देना है, और ईडी का मान नेगेटिव में लेना है या नेगेटिव में आता है, और ईएस का मान पॉजिटिव में। ठीक है, बस ये याद रखना है। हो गया क्लियर, आपका Q1 हो गया 10, Q2 कितना हो गया 25 इकाई, लिख दीजिएगा 25 इकाई। ठीक है, इंग्लिश में होगा 10 यूनिट्स 25 यूनिट्स। क्लियर है, आगे देखिए सवाल नंबर पढ़िए 13 पढ़िए 13। देखिए अब जो सवाल है ना, अब सवाल सेकंड बुक का है, यानी मैक्रो का है। अभी तक हम लोग देखें 12 सवाल माइक्रो का, मतलब फर्स्ट बुक का बेएसटी का। अब देखेंगे मैक्रो यानी समष्टि का, देखेंगे सेकंड बुक का सवाल देखेंगे 13 से। पढ़िए, यदि किसी अर्थव्यवस्था में गुणक, गुणक माने क्या, निवेश गुणक, गुणक मतलब निवेश गुणक होता है, का मान 4 हो तो सीमांत बचत प्रवृत्ति का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, कब दिया है, जैक 2024। क्या बोला, यदि किसी अर्थव्यवस्था में गुणक मतलब निवेश गुणक का मान 4 हो तो सीमांत बचत प्रवृत्ति का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, देखिए निवेश गुणक का सिंबल होता है के, क्या होता है के होता है के, देखिए लिख दे रहे हैं बढ़िया से, के होता है के। निवेश गुणक का सिंबल क्या होता है, के होता है। और सीमांत बचत प्रवृत्ति का सिंबल होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ सेविंग, क्या होता है एमपीएस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ सेविंग एमपीएस। ठीक, तो निवेश गुणक के का मान दिया है 4, आपको सीमांत बचत प्रवृत्ति एमपीएस निकालना है। पहले लिखिएगा दिया है, बोलिए क्या दिया है, तो निवेश गुणक के बराबर दिया है कितना 4, सीमांत बचत प्रवृत्ति
सीमांत बचत प्रवृत्ति यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ सेविंग निकालना है। तो सूत्र होता है, निवेश गुणक का सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है कि निवेश गुणक के बराबर होता है क्या, 1/MPS। याद रखिएगा क्या होता है, 1/MPS। कोई दिक्कत नहीं, क्या होता है 1/MPS होता है। अब समझिए आगे, देखिए के का मान दिया कितना है 4 लिख दीजिए, 1/MPS हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये तो इजी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में दिया, ऑब्जेक्टिव में इस तरह क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में देगा या 2 मार्क्स में देगा, मतलब शॉर्ट में देगा, शॉर्ट क्वेश्चन में देगा ये ऑब्जेक्टिव या तो 2 मार्क्स में। अब एमपीएस कर दीजिए, यहाँ 4 कर दीजिए, यहाँ क्या कीजिएगा एमपीएस यहाँ कीजिए, तो हो जाएगा एमपीएस बराबर 4 चल जाएगा वहां पे, तो 1/4। अब बोलिए तो एमपीएस बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 को उस तरह छोड़ना नहीं है, आगे पॉइंट में करना है, ठीक है। तो 1/4 क्या हो जाएगा 0.25। ये आपका आंसर हो गया आंसर। ये सब इजी क्वेश्चन है। देखिए गुणक में निवेश गुणक के 4 है, तो सीमांत बचत प्रवृत्ति एमपीएस निकालना है, ठीक है। तो के बराबर होता है 1/MPS, 4 बराबर हो जाएगा 1/MPS, एमपीएस यहाँ 4 यहाँ 1/4 हो जाएगा 0.25। आपका आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़िए, देखिए अगला सवाल देखिए, 14 देखिए, 14 देखिए, यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी बराबर 0.75 हो तो गुणक का मान क्या होगा। यानी इस बार क्या दिया बोलिए तो, देखिए इस बार क्या बोला है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, देखिए लिखा हुआ है एमपीसी, ठीक है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंज्यूम, क्या बोलेंगे इसको, मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंज्यूम, ठीक। 0.75 हो तो गुणक का मान क्या हो, गुणक माने क्या, निवेश गुणक, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, ठीक है, के निकालना है, के। एमपीसी दिया है मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंज्यूम, और निवेश गुणक के का मान निकालना है, ठीक है। अच्छा पहला वाला में इंग्लिश नहीं बोले थे, देखिए पहला वाला में देख लीजिए इंग्लिश, इफ द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इन ए इकोनॉमी इज 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव या सेविंग, जो बोलिएगा। तो यानी मल्टीप्लायर का मान दिया है 4, आपको मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग निकालना है। तो मल्टीप्लायर का सिंबल क्या होता है, के होता है, और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग एमपीएस होता है, उसका मान आपको निकालना है। लगा दीजिए फॉर्मूला, इसको बोलेंगे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। क्लियर है, चलिए आगे देखिए, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द मल्टीप्लायर, यानी इस बार मल्टीप्लायर का मान निकालना है, निवेश गुणक के का मान निकालना है। इफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एमपीसी 0.75, यानी इस बार एमपीसी 0.75 दिया है, आपको मल्टीप्लायर का मान निकालना है। आप समझिए कि फिर सूत्र लगाएंगे सूत्र से, ठीक है। अब देखिए निवेश गुणक के बराबर क्या होता है बोलिए। अब देखिए आपका एमपीसी दिया है ना, तो एमपीसी के साथ के का फॉर्मूला होता है 1/1 माइनस एमपीसी, ठीक है। क्या होता है 1/1 माइनस एमपीसी, याद रखिएगा। बोलेगा एमपीएस के साथ तो के बराबर 1/MPS हो गया आपका, एमपीएस के साथ सीमांत बचत प्रवृत्ति, हिंदी में ये निवेश गुणक हो गया। तो निवेश गुणक हो जाएगा 1/ सीमांत बचत प्रवृत्ति। लेकिन आपको बोलेगा कि एमपीसी के साथ कैसा होगा, तो 1/1 माइनस एमपीसी, याद रखिएगा, ठीक है, 1/1 माइनस एमपीसी। अब क्या कीजिए, आपको तो के का मान निकालना है, तो के होगा 1/1 माइनस, देखिए एमपीसी कितना है, देखिए एमपीसी 0.75 है, देखिए है ना, एमपीसी 0.75, तो पुट कीजिए 0.75 पुट कर दिए। आगे देखिए तो क्या हो जाएगा 1/1 माइनस 0.75, कितना बचेगा 0.25 बचेगा ना, 1 में जाएगा 0.75, कितना बचेगा 0.25। अब क्या कीजिए, इसको उड़ाइए तो कितना आएगा बोलिए, 100 आ जाएगा, 100 आएगा ना, तो 25 4 100 हो गया, यानी आपका के का मान कितना आ गया, आपका के का मान आपका 4 आ गया, हो गया आंसर, ये आपका आंसर हो गया। बहुत इजी है, ये सब सवाल आपको 2 मार्क्स में देगा या तो फिर ऑब्जेक्टिव में देगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव या तो 2 मार्क्स में देगा, बहुत ज्यादा ही आसान है, बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है। याद रखिए के बराबर 1/1 माइनस एमपीसी होता है, ठीक है। तो 1/1 माइनस 0.75 दिया है, तो हो जाएगा 1 में गया 0.75, तो हो जाएगा 0.25। पॉइंट को उड़ाएंगे, हो जाएगा डबल शून्य, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 घर है, डबल शून्य होगा, 25 4 100, आंसर 4। क्लियर है। आगे देखिए सवाल नंबर पढ़िए 15 पढ़िए, यदि गुणक मैंने क्या, निवेश गुणक मल्टीप्लायर का मान 5 हो तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी इफ द वैल्यू ऑफ द मल्टीप्लायर, यानी के का मान दिया है कितना 5 इज 5 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी आपको एमपीसी का मान क्या करना है, निकालना है, ठीक है। बढ़िया समझिए, देखिए मल्टीप्लायर 5 है, तो वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू क्या कंज्यूम, तो आपको एमपीसी का मान निकालना है।
सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, देखिए हिंदी में है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मान निकालना है। तो अभी तो पढ़े फॉर्मूला, यानी के दिया है, एमपीसी निकालना है, तो लिख देंगे इस तरह से, लिख दीजिए सिस्टम से। क्या लिखिएगा बोलिए कि दिया है क्या, के बराबर 5 एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एमपीसी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति निकालना है, लगा दीजिए फॉर्मूला। तो सूत्र से बोलिए क्या हो जाएगा, के बराबर 1/1 माइनस एमपीसी। क्लियर है? आगे चलिए, देखिए इसका मान 5 दिया है, तो 5 पुट कर देंगे, के का मान 5, के का मान क्या हो जाएगा 5 बराबर 1/1 माइनस एमपीसी। अब क्या कीजिए, देखिए अब करना क्या है, 1 माइनस एमपीसी को यहां ले जाएंगे, 5 को यहां ले आएंगे, ठीक है। कीजिए 1 माइनस एमपीसी को यहां ले जाइए, तो 1 माइनस एमपीसी हो जाएगा। अब 5 कर दीजिए यहां पे, तो 1/5 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आगे, देखिए क्या होगा, आगे देखिए 1/5 को इधर लाएंगे, एमपीसी को उधर कर देंगे, ठीक है। तो 1 माइनस 1/5 आएगा इधर, तो हो जाएगा माइनस, होगा ना, और माइनस एमपीसी क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं आया? देखिए के का मान 5 है, 1/1 माइनस एमपीसी फॉर्मूला है, ठीक। 1 माइनस एमपीसी को यहां किए, 5 को यहां किए, देख लीजिए ये वाला है। अब क्या किए, 1/5 है, जो आपका 1/5 दिख रहा है, जो आपको 1/5 दिख रहा है, तो 1/5 को इधर ले आए, एमपीसी को उधर कर दिए, ठीक है। तो हो जाएगा 1 माइनस 1/5, प्लस में था, इधर हो जाएगा माइनस, एमपीसी हो जाएगा प्लस। अब बोलिए क्या करेंगे, तो 1 माइनस 1/5 कितना होगा बोलिए, तो एलसीएम लेंगे, तो 5 का 5 में 1 गया, 4/5 कितना हो जाएगा आपका 4/5 बराबर क्या हो जाएगा एमपीसी। तो बोलिए कितना आ जाएगा, 4/5 को भाग दीजिए, तो कितना आएगा बोलिए, भाग नहीं लगेगा, कहीं कम है ज्यादा है, तो 0 पॉइंट हो जाएगा 40, 8 पंचे 40 आपका एमपीसी हो जाएगा, यानी एमपीसी का मान कितना हो जाएगा आपका 0.8 आपका आंसर। बढ़िया समझिएगा, 1 माइनस 1/5, तो 5 का 5 में 1 गया, 4/5 बराबर एमपीसी, यानी 0.8 हो जाएगा आपका एमपीसी, आंसर हो गया। क्लियर है? देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अच्छा इस सवाल आया है, पता है इस सवाल कब आया है, इस सवाल आपका जैक बोर्ड में आया है 2017 या 19 में आया होगा, ठीक है। वो भी 5 मार्क्स में आया है, 5 मार्क्स में, वो भी ये सवाल 5 मार्क्स में आया है। बोलिए ये सवाल 5 मार्क्स का है, लेकिन 5 मार्क्स में आया है, ठीक है। जैक बोर्ड 17 या 19 हमको ठीक से ख्याल नहीं हो रहा है, 17 या 19 कोई भी साल होगा, आर्ट्स में, आर्ट्स में इस सवाल दिया था, आर्ट्स में दिया था, आर्ट्स में, ठीक है। 5 मार्क्स में दिया है, 5 मार्क्स में, समझ रहे हैं आप? बोलिए बल्ले बल्ले है कि नहीं, एकदम बल्ले बल्ले, हल्ले हल्ले है। चलिए आगे चलिए, आगे पढ़िए, सवाल नंबर देखिए 16। एक अर्थव्यवस्था में विनियोग मतलब क्या होता है, निवेश, लिख दिए हैं। विनियोग का अर्थ क्या होता है, निवेश। रुपया 1000 करोड़ से बढ़कर रुपया 1200 करोड़ हो जाता है, यहाँ पर करोड़ छूट गया है, करोड़ हो जाता है, जिससे कुल आय में 800 करोड़ की वृद्धि होती है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एमपीसी की गणना करें। कब दिया है, जैक 2009 में दिया है, और जैक 2015 में कहां दिया, आर्ट्स में दिया है, ठीक है। अधिकतर न्यूमेरिकल पूछता है आर्ट्स में, साइंस में क्या करता है, न्यूमेरिकल पूछता है ऑब्जेक्टिव में। आर्ट्स वाला को न्यूमेरिकल पूछता है अधिकतर सब्जेक्टिव में, और साइंस को पूछता है ऑब्जेक्टिव में। न्यूमेरिकल दोनों में है, साइंस में भी, कॉमर्स में भी और आर्ट्स में भी, लेकिन साइंस कॉमर्स को बेच देता है ऑब्जेक्टिव में न्यूमेरिकल, और आर्ट्स को देगा सब्जेक्टिव में न्यूमेरिकल, ठीक है। तो आपको बनाने सीखना होगा। साइंस में आपको एक देगा लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर में देगा न्यूमेरिकल, एक देगा 3 मार्क्स में न्यूमेरिकल, एक देगा 2 मार्क्स में, और 4-5 देगा ऑब्जेक्टिव में, यानी न्यूमेरिकल का वेटेज ज्यादा है, ठीक है। कम से कम आप लोग जान लीजिए कि पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला के आपका 12-13 मार्क्स न्यूमेरिकल में है, 12-13 मार्क्स है, 12-13 मार्क्स, ठीक है। आपका 12-13 मार्क्स न्यूमेरिकल से आएगा। चलिए पढ़िए, तो क्या बोल रहा है, एक अर्थव्यवस्था में विनियोग यानी निवेश 1000 करोड़ से बढ़कर 1200 करोड़ होता है, जिससे कुल आय में 800 करोड़ की वृद्धि होती है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी की गणना करें, 2009-15 में दिया है। आगे देखिए, इन्वेस्टमेंट इन ए इकोनॉमी इंक्रीजेज फ्रॉम 1000 करोड़ टू 1200 करोड़, लीडिंग टू एन इंक्रीज इन टोटल इनकम बाय 800 करोड़। कैलकुलेट द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी एमपीसी निकालना है, ठीक है। देखिए आराम से बन जाएगा, पहले लिखिए दिया है, पहले लिखिए दिया है, तब बनेगा। तो ये क्या दिया है, तो निवेश मतलब इन्वेस्ट, निवेश माने क्या होता है, इन्वेस्ट। तो पहले इन्वेस्ट कितना है 1000, फिर कितना हो गया 1200, तो पहला का मानेंगे I1 1000 करोड़, ठीक है। दूसरा का मानेंगे I2, 1000 से 1200 हुआ है ना, तो 2 है ना, तो I1 1000, I2 कितना हो जाएगा बोलिए 1200 करोड़। क्लियर है, जिससे कुल आय में 800 करोड़ की वृद्धि होता है। अच्छा बोलिए, आय में जब 800 करोड़ की वृद्धि है तो बोलिए क्या दिया है, पहला आय,
दूसरा आय, आय में वृद्धि दिया है, पहला आय दूसरा आय नहीं दिया है, आय में वृद्धि मतलब चेंज इन इनकम। अच्छा, इनकम का सिंबल क्या होता है? वाई होता है। क्या होता है? वाई। कितना दिया है? 800 करोड़। बढ़िया ध्यान दीजिएगा, पहला इन्वेस्टमेंट 1000 है, दूसरा कितना है? 1200, जिससे कुल आय में 800 करोड़ की वृद्धि। वृद्धि मैंने क्या? चेंज। चेंज मतलब आय का सिंबल होता है वाई, तो डेल्टा वाई दिया है, वाई में चेंज दिया है कितना? 800 करोड़। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए निकालना क्या है, तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी निकालना है, यानी एमपीसी का मान आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, एमपीसी का मान निकालना पड़ेगा, तो निकाल लेंगे। आप देखिए कैसे बनेगा। देखिए बनेगा कैसे, तो आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला और जानना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर मतलब निवेश गुणक को लेकर के एक फॉर्मूला और जानना पड़ेगा। देखिए एक फॉर्मूला है, बोलिए तो निवेश माने क्या होता है? कोई काम में पूंजी लगाना, पैसा लगाना निवेश कहलाता है। और निवेश से जो आय प्राप्त होता है, तो आय निवेश का कितना गुना प्राप्त हुआ, उसी को निवेश गुणक बोलते हैं। क्या बोले कि निवेश गुणक का अर्थ क्या है? कोई काम में पूंजी लगाना, पैसा लगाना, कोई दुकान खोलता है, कोई फैक्ट्री खोलता है, कोई मॉल खोलता है, कोई शोरूम खोलता है, कोई कोचिंग खोलता है, ठीक है, कोई लाइब्रेरी खोलता है, तो कोई काम में पूंजी पैसा लगाना निवेश है। और निवेश का कितना गुना आय प्राप्त हुआ उसको निवेश गुणक कहते हैं। समझिए, यानी हम कोई काम में पैसा लगाएं तो निवेश किए, मान लीजिए 100 करोड़ कोई कंपनी निवेश करता है, और इससे क्या प्राप्त होता है? इससे कंपनी को मिलता है आय, यानी इससे कंपनी को आय प्राप्त होता है। ठीक है, तो निवेश का कितना गुना आय प्राप्त हुआ उसको निवेश गुणक कहेंगे। तो कितना निवेश किए हैं? 100 करोड़। अब मान लीजिए आय प्राप्त हुआ 200 करोड़, तो बोलिए निवेश का कितना गुना आय मिला? तो 100 लगाए थे, 200 मिला, मतलब कितना गुना मिला? तो 2 गुना मिला। यही दो का नाम है निवेश गुणक। समझे? तो बोलिए तो निवेश गुणक क्या है? बोलिए 2 कैसे आएगा? 100 को भाग देंगे 200 से, 200 भाग देंगे 100 से, तो 200 को भाग देंगे 100 से, तब ना आपका 2 आएगा। तो आय में परिवर्तन तथा निवेश में परिवर्तन के अनुपात को निवेश गुणक कहते हैं। बहुत कोई ये समझ नहीं पाता है कि ऐसा क्यों होता है। बढ़िया समझिएगा, निवेश का कितना गुना आय प्राप्त हुआ उसको निवेश गुणक कहा जाता है। तो कितना निवेश किए हैं? 100, कितना पैसा मिला? 200, तो कितना गुना है? 2 गुना। 100 लगाए 200 मिला, 100 पैसा लगाए 200 मिल रहा है आय, तो 2 गुना मिल रहा है ना, तो यही 2 है आपका निवेश गुणक। तो बोलिए तो अच्छा, निवेश गुणक, निवेश गुणक जो आपका 2 आया, ये 2 कैसे आया? 2 कैसे आया? तो 200 को भाग दिए 100 से, 200 भाग देंगे 100 तब ना 2 आएगा। तो बोलिए 200 क्या है? आय, तो यानी हो जाएगा आय में परिवर्तन, आय में परिवर्तन बटा क्या करेंगे? निवेश में परिवर्तन, निवेश में परिवर्तन, निवेश में क्या हो जाएगा? परिवर्तन। ठीक है, यानी इंग्लिश में क्या होगा? इंग्लिश में इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इक्वल टू चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट। बोलिए निवेश गुणक का सिंबल रे के होता है, आय में परिवर्तन, तो परिवर्तन बोला है ना, तो चेंज डेल्टा आय बने डेल्टा वाई बटा क्या हो जाएगा? निवेश में परिवर्तन, तो चेंज डेल्टा निवेश में क्या होता है? इन्वेस्ट। यही फॉर्मूला हो गया आपका दूसरा फॉर्मूला, जो नया फॉर्मूला है। ठीक है, यानी के बराबर क्या होता है? डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई। याद रखिएगा, ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा। ये यदि नहीं समझेंगे तो फिर जो हम समझ नहीं पाएंगे, बना नहीं पाएंगे। ठीक है, बढ़िया समझिए, निवेश गुणक क्या होगा? आय में परिवर्तन बटा निवेश में परिवर्तन। देखिए दूसरा एग्जांपल लीजिए, देखिए 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 हम लोग दूसरा एग्जांपल लेंगे। देखिए 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 निवेश किए मान के चलिए 500 करोड़, निवेश कितना किए? 500 करोड़। ठीक है, और हमको आय प्राप्त हो गया, आय जो प्राप्त हुआ वो प्राप्त हुआ मान के चलिए कि 2000 करोड़, 2000 करोड़। तो कितना इन्वेस्टमेंट किए हैं? 500, कितना मिला है? 2000। बोले कितना गुना है? तो 4 गुना है ना। कितना गुना है आपका? 4 गुना मिला। तो 4 आया कैसे? 2000 को 500 से भाग देंगे तब ना 4 आएगा। तो निवेश 500 और आ रहा है 2000, तो 500 का 4 गुना आ रहा है 2000 ना, तो जितना गुना आएगा ना वही निवेश गुणक होता है। अब बोले 4 कैसे निकलेगा? तो आय में परिवर्तन को निवेश में परिवर्तन से भाग देना पड़ेगा, 2000 बटा 500 तब ना 4 आएगा, यानी ऐसे होगा। ठीक है, चलिए इसका यूज करेंगे। ये जो सवाल दिया है ना इसमें यूज होगा, ये इसमें आपका ये यूज होगा। ठीक है, तब बनेगा, नहीं फिर बनबो नहीं करेगा। चलिए देखिए देखिए बढ़िया से देखिए अब क्या है, तो पहला निवेश है 1000, बाद में कितना हुआ? 1200, जिससे कुल आय में 800 करोड़ की वृद्धि। वृद्धि मैंने क्या? वही जो बोले अभी, चेंज इन इनकम। ठीक है, यानी डेल्टा वाई कितना है? 800। इन्वेस्टमेंट में चेंज नहीं दिया है, पहला इन्वेस्टमेंट 1000 है, दूसरा इन्वेस्टमेंट 1200 है, तो हम लोग इन्वेस्टमेंट में चेंज निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे बोलिए? तो डेल्टा आई आपका हो जाएगा I2 माइनस I1। बोलिए I2 कितना है? 1200
और I1 कितना है 1000, तो कितना हो जाएगा आपका 200 करोड़ हो जाएगा आपका इन्वेस्टमेंट में चेंज, डेल्टा आई हो जाएगा। ठीक है, यानी इनकम में चेंज देखिए दे दिया है 800 करोड़ की वृद्धि, यानी देखिए पढ़िए, लीडिंग टू एन इंक्रीजेज इन टोटल इनकम बाय 800 करोड़। ठीक है, इनकम में 800 करोड़ इंक्रीज हो रहा है, ये दे दिया है। लेकिन इन्वेस्टमेंट में क्या है, इतना से इतना हुआ है, कितना हुआ है निकालना पड़ेगा। तो 1000 से हुआ 1200, तो 1200 माइनस 1000 हो जाएगा 200। अब बोलिए डेल्टा वाई हो गया, डेल्टा आई हो गया। अब हम लोग निवेश गुणक के निकाल लेंगे, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर लगाइए फॉर्मूला सूत्र से, बोलिए कैसे कीजिएगा, यानी के बराबर हो जाएगा डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई। तो क्या करेंगे, के बराबर क्या होगा बोलिए, के बराबर हो जाएगा डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई। गलती नहीं कीजिएगा, बहुत सारा बच्चा क्या करेगा, डेल्टा आई ऊपर डेल्टा वाई नीचे, गलती हो जाएगा। देखिए आय में परिवर्तन बटा निवेश में परिवर्तन होता है, ऊपर आय नीचे निवेश, डेल्टा वाई ऊपर डेल्टा आई नीचे, इस तरह होगा। ठीक है, डेल्टा वाई कितना है 800, तो लिख दीजिए 800, डेल्टा आई कितना आया 200, लिख दीजिए 200, कितना आ जाएगा के का मान 4 आ जाएगा, 4, 200 गुना 4 आपका 800 होता है ना, 4 हो जाएगा, के का मान 4 हो जाएगा। अब क्या कीजिएगा, देखिए आपको बोला सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी करना, कीजिए एमपीसी, अब निकाल लीजिए पुनः सूत्र से, पुनः सूत्र से। ठीक है, बोलिए के बराबर क्या होता है, तो 1/1 माइनस एमपीसी। देखिए के बराबर ये भी होता है 1/एमपीएस, लेकिन यहां पर एमपीसी निकालने बोला है ना, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकालने बोला है ना, तो फिर हम ये नहीं लगाएंगे, ये लगाएंगे ये। ठीक है, ये लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बोलिए के का मान कितना आया, देखिए के का मान देखिए 4 आया, तो के का मान 4 लिख दीजिए, बराबर 1/1 माइनस एमपीसी। देखिए उसी तरह आ गया, फिर सॉल्व करेंगे इसको, अभी जो आया था ना पिछला सवाल में, देखिए उसी तरह आ गया, सेम टू सेम। बोलिए कैसे करेंगे, इसको ले जाएंगे यहाँ, इसको कर देंगे यहाँ, तो क्या हो जाएगा बोलिए 1 माइनस एमपीसी बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस एमपीसी बराबर क्या हो जाएगा, 1/4, 4 चल जाएगा यहाँ पे ना, तो हो जाएगा 1/4। अब क्या करेंगे बोलिए, तो 1 लिखेंगे, 1/4 को इधर लाएंगे, हो जाएगा माइनस, एमपीसी कर देंगे उधर, हो जाएगा प्लस, क्योंकि एमपीसी इधर माइनस था, हो जाएगा प्लस, कोई दिक्कत नहीं। आगे बोलिए 4 1 का 4 में गया तो 3/4 है कि नहीं, 4 1 का 4 में गया तो 3/4 बराबर एमपीसी, यानी एमपीसी का मान कितना हो जाएगा बोलिए, तो 3/4 है, तो ये 4 है, ये 3 है, भाग नहीं जाएगा, तो 0 पॉइंट हो जाएगा 30, 7 4 28, बचेगा 2 20, 5 4 20, कितना हो जाएगा 0.75, कितना हो जाएगा 0.75 का आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया, एमपीसी निकल गया। देखिए यही सवाल है, तो मेरा ये नया फॉर्मूला हमको सीखना पड़ा, ठीक है, तब ये बनेगा। देखिए तो निवेश गुणक का 3 फॉर्मूला है, एक ये, दूसरा ये, और तीसरा के बराबर क्या 1/एमपीएस। यदि आपको एमपीएस दिया रहेगा और बोलेगा के निकालिए, तो ये लगाना है। यदि आपको एमपीसी दिया रहेगा, बोलेगा के निकालिए, ये लगाना है। यदि आपको इनकम में चेंज और इन्वेस्टमेंट में चेंज दिया रहे, तो आपको ये लगाना है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए सवाल नंबर देखिए 17 पढ़िए 17। यदि एक अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त निवेश, देखिए क्या बोला, अतिरिक्त निवेश, अतिरिक्त मैंने क्या, एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट, एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट है, यानी इन्वेस्टमेंट में चेंज है, डेल्टा है, डेल्टा कितना है 100 करोड़, कितना 100 करोड़ है, तथा एमपीसी देखिए दिया कितना है 1/2, कितना दिया है ये आपका 1/2 दिया है, 1/2 दिया है, 1/2 हो तो कितने अतिरिक्त आय सृजित होगी, मतलब इनकम में चेंज कितना होगा। इन्वेस्टमेंट में चेंज दिया 100 करोड़, देखिए बोला है ना अतिरिक्त निवेश एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट 100 करोड़, एमपीसी 1/2 दिया है, 1/2, ठीक है, कितना दिया है एमपीसी, कितना दिया है 1/2 दिया है, ठीक। तो कितने अतिरिक्त आय, अतिरिक्त आय मैंने क्या, एक्स्ट्रा इनकम, यानी इनकम में चेंज, मतलब आपको डेल्टा, आपको वाई निकालना है, और अतिरिक्त निवेश डेल्टा इन्वेस्टमेंट दिया गया है, ये दे दिया है, ये निकालना है, वो भी दे दिया है, ठीक है। बोलिए इफ एडिशनल इन्वेस्टमेंट, देखिए क्या बोला है, इफ एडिशनल इन्वेस्टमेंट, क्या बोला एडिशनल मैंने एक्स्ट्रा, चेंज इन एन इकोनॉमी इज 100 करोड़ एंड, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या होगा, आपका गलती लिखा हुआ है, देखिए ठीक कर दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या है आपका इंग्लिश में, इफ एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन एन इकोनॉमी इज 100 करोड़ एंड एमपीसी बराबर 1/2, हाउ मच एडिशनल इनकम विल बी जनरेट, यानी एडिशनल इन्वेस्टमेंट, एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट दे दिया है, यानी डेल्टा आई दिया है, इन एन इकोनॉमी 100 करोड़ एंड एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति बोलेंगे हिंदी में, 1/2 दिया है। हाउ मच एडिशनल इनकम,
मतलब डेल्टा वाई विल बी जनरेटेड, निकालना है। चलिए क्या करेंगे, गिवन, देखिए इंग्लिश में गिवन दैट, क्या गिवन है, तो देखिए अतिरिक्त निवेश मैंने निवेश में चेंज, तो डेल्टा आई कितना है 100 करोड़, 100 करोड़ है, लिख देंगे 100 करोड़ है ना, 100 करोड़। एंड मैंने एंड हो जाएगा आपका, एमपीसी दिया है कितना, एमपीसी दिया है आपको 1/2 दिया है। क्या निकालने बोला है कि अतिरिक्त आय यानी हाउ मच एडिशनल इनकम विल बी जनरेट, मतलब इनकम में कितना चेंजिंग होगा, कितना इनकम में चेंज होगा, कितना एक्स्ट्रा इनकम होगा वो निकालना है। ठीक है, तो निकाल देंगे। इनकम का सिंबल वाई और इन्वेस्ट का सिंबल आई, याद रखिएगा। लगा देंगे सूत्र, बोलिए लगाइए फॉर्मूला। तो बोलिए कैसे बनाइएगा, तो पहले एमपीसी दिया है ना, तो एमपीसी से के का मान निकाल लेंगे और फिर के का मान को रखेंगे ये दोनों का फॉर्मूला में, तो ये निकल जाएगा आराम से। ठीक है, देखिए यानी बाय फॉर्मूला, बाय फॉर्मूला, बाय फॉर्मूला, बोलिए के बराबर क्या हो जाएगा, तो 1/1 माइनस एमपीसी। ठीक है, तो बोलिए क्या हो जाएगा 1/1 माइनस, देखिए एमपीसी कितना है 1/2, तो 1/2 क्या हो जाएगा 1 बटा, बोलिए 1 में गया 1/2 कितना बचेगा 1/2 बचेगा, एक में जाएगा हाफ तो हाफ बचेगा ना। अब बोलिए 2 कहाँ जाएगा, 2 चल जाएगा ऊपर, 2 ऊपर और 1 गुना 1 कितना हो जाएगा 1, कितना बचेगा 2 होगा, 2/1 कितना हो जाएगा 2, 2/1 आपका 2 हो जाएगा। चलिए अगेन क्या लिखेंगे, अगेन, अगेन बोलिए इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के बराबर क्या होता है, निवेश गुणक डेल्टा वाई बटा डेल्टा आई, एकदम याद रखना है, डेल्टा वाई बटा डेल्टा आई। देखिए बताएंगे कैसे, नहीं भूलिएगा आप। बोलिए अंग्रेजी में पहले आई आता है कि पहले वाई आता है, बोलिए पहले आई बाद में वाई आता है अंतिम में, तो यानी आई पहले आता है ना तो नीचे रहेगा, और वाई बाद में आता है ना ऊपर रहेगा, यानी वाई बड़ा है आई छोटा है, बात समझिए, वाई बड़ा है आई छोटा है। ठीक है, यानी आई पहले है ना तो छोटा में है, और वाई बाद में है ना तो बड़ा में है, तो बड़ा ऊपर मैंने छोटा नीचे, समझ में आया, बड़ा ऊपर छोटा नीचे, हो गया, गलती नहीं होगा। बोलिए के का मान कितना आया, देखिए के का मान देखिए 2 आया ना, के का मान 2 लिख देंगे। डेल्टा देखिए वाई देखिए निकालना है, डेल्टा वाई निकालना है, डेल्टा आई कितना, देखिए डेल्टा आई कितना है 100 करोड़, लिख देंगे 100, कोना को गुना कर दीजिए, तो बोलिए डेल्टा वाई बराबर क्या हो जाएगा 100 गुना 2 200 करोड़, यानी हैंस क्या लिखेंगे, बोला है ना एडिशनल इनकम, क्या लिख देंगे, बोलिए लिखेंगे एडिशनल, ठीक है, एडिशनल 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 इनकम कितना हो जाएगा इक्वल टू 200 करोड़, आंसर हो गया आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसको लेना है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एकदम पूरा समझा के तोड़ के पढ़ा रहे हैं ताकि आप लोग पूरा बुझिए, पूरा समझिए। ठीक है, 20% 30% नहीं, 100% समझना है। ठीक है, एकदम उसमें कोई भी 1-2% कम नहीं। चलिए हो गया क्लियर, आगे बढ़िए, आगे देखिए सवाल नंबर 18 है। ठीक है, 18 पढ़िए, अर्थव्यवस्था में आय का संतुलन स्तर एवं उपभोग स्तर का परिकलन कीजिए। क्या बोला है, इकोनॉमी में इनकम लेवल निकलना है और कंज्यूमशन लेवल निकलना है। एनसीईआरटी देखिए क्या है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी यदि उपभोग फलन सी बराबर 500 प्लस 0.9 वाई तथा निवेश व्यय आई बराबर 3000 हो। पहले क्वेश्चन को समझना है, अर्थव्यवस्था में आय का संतुलित स्तर यानी वाई निकालना है। यहां पर तो आय में वृद्धि नहीं बोला है, डेल्टा वाई नहीं होगा, उपभोग में वृद्धि नहीं बोला है, डेल्टा सी नहीं होगा, बढ़िया समझिएगा। तो अर्थव्यवस्था में आय का संतुलित स्तर माने निकालना है वाई, आय का सिंबल इनकम यानी वाई, एवं उपभोग स्तर, उपभोग में क्या होता है बोलिए कंज्यूमशन, और आय में क्या हो गया वाई निकालना है, का परिकलन कीजिए। यदि उपभोग फलन माने कंज्यूमशन फंक्शन मतलब कि सी का एक समीकरण दिया है, सी बना होता है कंज्यूमशन यानी उपभोग, उसका एक समीकरण दिया है, बोले क्या दिया है, तो सी बराबर दिया है 500 प्लस 0.9 वाई तथा निवेश व्यय माने क्या इन्वेस्टमेंट, देखिए आई कितना दिया है 3000। पढ़िए आगे, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम यानी वाई एंड कंज्यूमशन यानी सी इन द इकोनॉमी इफ द कंज्यूमशन फंक्शन मतलब एक समीकरण इक्वेशन दिया है सी बराबर 500 प्लस 0.9 वाई। ठीक है, एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर माने आई का मान दिया कितना 3000। तो कैसे निकालेंगे बोलिए कैसे निकालेंगे, तो आराम से निकाल सकते हैं। देखिए हम लोग जानते हैं, बोलिए हम लोग जो कमाते हैं वो आय है, और आय का खर्च करते कहाँ पर, खाने पीने में उपभोग व्यय, और जो पैसा बचता है उसको बोलेंगे बचत। बोलिए हाँ कि ना, पहले फॉर्मूला को समझिए तब जाएंगे सवाल में। हम लोग जो कमाते हैं वो आय है, उसमें से खाने पीने में जो खर्चा हो गया वो उपभोग हो गया, और कुछ पैसा क्या हो गया बच गया,
यानी आय बराबर क्या होता है, खाने पीने में उपभोग व्यय प्लस बचत होता है। यानी इसका सिंबल वाई हो गया, कंज्यूमशन सी हो गया, सेविंग एस हो गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या सेविंग का पैसा सेविंग रहता है ना, कोई काम में लगाते हैं, बढ़िया समझिएगा। जो कमाए हुआ आय, जो खाने पीने में खर्चा हुआ उपभोग व्यय कंज्यूमशन, जो बच गया हुआ सेविंग एस। सेविंग का पैसा कोई हम बाद में कोई काम में लगाते हैं, कोई दुकान खोलता है, कोई घर बनाता है, कोई गाड़ी खरीदता है, कोई बिजनेस शुरू करता है, कोई फैक्ट्री खोलता है कि नहीं। यानी क्या लिखेंगे बोलिए तो, लेकिन लेकिन क्या लिखेंगे, जो बचत यानी सेविंग किए हैं वही हम लोग निवेश करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं कोई काम में, बोलिए है कि नहीं। जो पैसा हम लोग बचाते हैं ना वही हम लोग कोई काम में निवेश करते हैं, कोई काम में लगाते हैं। यानी सेविंग क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होता है। तो बोलिए एस हो गया आई, तो बोलिए क्या हो जाएगा समीकरण बोलिए, यानी वाई बराबर क्या हो जाएगा, सी प्लस आपका आई हो जाएगा, क्योंकि सी प्लस एस है और सेविंग जो एस है बचत है, देखिए इसको निवेश कर दिए, कोई काम में लगा दिए तो सेविंग बन गया इन्वेस्टमेंट, तो एस क्या बन जाएगा आई, ये समीकरण हो जाएगा। ये आपका कॉन्सेप्ट हुआ, यही कॉन्सेप्ट से बनेगा ये सवाल, ठीक है। चलिए अब आते हैं सवाल में, आपका सवाल में आएंगे अब एकदम देखिए, पहले कॉन्सेप्ट नहीं समझिएगा ना तो आपको सवाल में मजा नहीं आएगा, बनाना कैसे है, करना कैसे है, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। चलिए देखिए कैसे बनाएंगे बोलिए, ये क्वेश्चन देखिए एनसीईआरटी है, ठीक है। तो क्या करना है, हमको पहले निकालना है वाई का मान, फिर निकालना है सी का मान, यानी उपभोग और आय का मान निकालना है। तो क्या लिखेंगे, वी नो दैट, यानी हम जानते हैं, लिखिए हिंदी में, नहीं तो हिंदी मीडियम हो जाएगा नाराज। हम जानते हैं कि क्या जानता है, तो y बराबर क्या होता है, c प्लस आई। देखिए y बराबर होता है c प्लस एस, होता है y बराबर c प्लस एस, लेकिन s सेविंग का पैसा हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई काम में लगाते हैं ना, तो बन जाएगा i। क्लियर है। अब बोलिए y का मान तो निकालना है, देखिए निकालना है ना y का मान, y निकालना है ना पहले, तो y निकालना है। अब देखिए c का मान देखिए दिया है, c कितना है बोलिए, 500 प्लस 0.9 y, तो 500 प्लस 0.9 y, क्लियर है। प्लस देखिए आई मैंने क्या, इन्वेस्टमेंट कितना है 3000, देखिए इन्वेस्टमेंट कितना है 3000, कोई दिक्कत नहीं। वाई अब 0.9 वाई को इधर ले आइए, हो जाएगा माइनस, कोई दिक्कत नहीं। क्या हो जाएगा बोलिए, 3000 प्लस 500 हो जाएगा 3500, 3500 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब वाई में जाएगा 0.9 वाई, कितना बचेगा बोलिए, एक वाई में जाएगा 0.9 वाई तो बचेगा 0.1 वाई, कोई दिक्कत नहीं, कितना हो जाएगा 3500, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए, तो बोलिए 0.1 वाई 3500 है, तो वाई का मान कितना हो जाएगा, 3500 बटा 0.1, क्या हो जाएगा 0.1, इसको उड़ाइए कितना हो जाएगा 10, तो ये तो 1 है बचा, यानी 3500 में एक शून्य और ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा 35,000 बटा 1, ठीक, कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 35,000। ये आपका हो गया करोड़, ये आपका हो गया इनकम लेवल, यानी आय स्तर, आपका आय स्तर निकल गया, ठीक है, आय निकल गया 35,000। बोलिए आप क्या निकलना है, अब देखिए क्या निकलना है, तो निकलना है कंजम्पशन, सी निकलना है, सी कंजम्पशन निकलना है, तो निकाल देंगे सी। तो वाई कितना हो गया 35,000। अब बोलिए आई कितना है, आई देखिए 3000, तो जब आई 3000 और वाई 35,000 तो सी नहीं निकलेगा, सी निकल जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं, आराम से निकलेगा सी। बोलिए कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिए, यानी वाई बराबर क्या होता है सी प्लस आई, यहाँ लिखिएगा अगेन, यहाँ लिखिएगा अगेन, यहाँ लिखिएगा अगेन, वाई बराबर क्या सी प्लस आई। तो वाई कितना है 35,000, ठीक है। अब बोलिए सी का मान निकालना है, आई कितना है 3000, क्लियर। तो बोलिए सी कितना हो जाएगा, बोलिए सी कितना होगा, देखिए वाई हो गया 35,000, आई 3000, सी निकालना है, तो सी को निकालना है तो 3000 कर देंगे इधर, क्या हो जाएगा बोलिए 35,000 माइनस क्या हो जाएगा 3000, तो कितना होगा आपका सी का मान, सी हो जाएगा आपका 32,000। बोलिए कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है क्या, बोलिए आराम से, वाई 35,000 आई 3000, सी निकालना है तो सी हो जाएगा 35,000 माइनस 3000 हो जाएगा 32,000, ओके क्लियर। चलिए देख लीजिए बढ़िया से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। हम आगे बढ़ेंगे, तो कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, आपका सवाल छूम अंतर है, आपका सवाल तुरंत बन जाएगा, सवाल में कोई दिक्कत नहीं है, तुरंत बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा, यदि अच्छा लगा तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी नए दोस्तों तक वीडियो को शेयर कीजिए। बोलिए कि वीडियो देखिए, सर अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है।